हेलो हेलो। बच्चों को समझता है क्या? लिंक बदला तो चेक कर रहे आ रहा है क्या? कैपिटल से एक आधा घंटा में हो जाएगा। ऑनलाइन पब्लिक कैन यू हियर मी? आ गया ना? हाँ मतलब ठीक है, चलो। इसका चार्जर नहीं है तुम? अच्छा ये अलग है क्या? अच्छा किसी के पास है तो देख, है चार्जर आईफोन का? एनीवन? ठीक है चलो, ओके लेट्स किक स्टार्ट। तेरे पास है? इसको लाइटनिंग लगते हैं, मतलब पहले लाइटनिंग कर ले। कैपिटल स्ट्रक्चर शुरू करने का ना अपने को। चलो शुरू करते हैं। Good evening, friends. Let's continue. We have discussed leverage entirely in terms of concepts. Now we will discuss capital structure. Tomorrow we will take cost of capital and capital structure theories is what we will cover up. So एडवांस अकाउंटिंग फास्ट ट्रैक मैंने वीडियो दिया था माता, आप प्लीज वीडियो सुन लेना। हम एफएम खत्म होने के बाद एडवांस पे जाएंगे, एक एक एट अ टाइम, बहुत ज्यादा कॉकटेल नहीं करेंगे। सो लेट्स गो अहेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपको लिवरेज क्लियर हो चुका है, लिवरेज आपने कंप्लीट किया, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आसान है कंपैरेटिवली, और स्मॉल भी जाएगा क्योंकि वार्म अप हो चुका है तुम्हारा भी। सुनो, capital structure. What is a capital structure? It is not about amount of capital. It is about proportion of funds raised from each source, right? It is about proportion. It is not about amount. It is about proportion. तो बिजनेस को जब पैसा चाहिए होता है तो वो अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल है। तो जो प्रोपोर्शन आप चूज करते हो उस प्रोपोर्शन को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। बिफोर यू गो अहेड, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड टू डायमेंशंस ऑफ दिस कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इनटू ब्रैकेट मैंने क्या बोला बच्चों? प्रोपोर्शन। कौन सी दो डायमेंशंस चाहिए मुझे? ये डायमेंशंस मुझे हेल्प करेगी अगले चैप्टर में, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कल आएगा, 50% सिलेबस आपका इसके ऊपर है। Capital structure can be looked at from book value angle or can be looked at market value angle. There are two angles of capital structure. Proportion can be book value proportion अलग होता है, market value proportion अलग होता है। बच्चों जब मैं बुक वैल्यू प्रोपोर्शन बोलता हूं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या रहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हम टिपिकली शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को अलग से दिखाते, एक साथ नहीं दिखाते। आप बोलेंगे क्यों? हाँ, क्यों का कोई आंसर नहीं है। वाई डू वी शो सिक्योरिटी प्रीमियम सेपरेटली? वो सिक्योरिटी प्रीमियम सच में कैपिटल ही होता है, बट अकाउंटिंग करने के लिए हम जो इनिशियल कैपिटल कलेक्ट किया उसको फेस वैल्यू अलग दिखाते हैं और प्रीमियम को हम अलग से दिखाते हैं, और जो प्रॉफिट कलेक्ट अर्न किया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको भी हम रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं। तो इमेजिन करो, बुक वैल्यू इज 1 लाख शेयर्स इंटू 10 लाख फॉर हुम इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन बैलेंस शीट में और एक आइटम रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस
से आ जाएगा, लेट अस से 70 लाख रुपीस का रिजर्व सरप्लस है मेरे पास, अज्यूम करो 70 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है। मेरे पास डेट है 1 crore 30 lakhs की, अज्यूम, और मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है 40 लाख का, तो मेरा टोटल कितना हो गया? दिस इज बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है और मार्केट वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। बोलो टोटल 2 crore 50 lakh. This is book value capital structure. So what is the proportion? Equity is not 10 lakh, equity is 80 lakh. 80 lakh को हम नेटवर्थ बोलते हैं। 10 plus 70 is equal to 80. Do you understand 80? 80 upon 250 कितना परसेंट हो गया ये इक्विटी का? 80 लाख अपॉन 250 lakhs, 2 crore 50 lakhs, परसेंटेज बोलो कितना है? 32%. व्हाट इज 32%? एग्जैक्ट आया क्या? 32% तुम्हारा इक्विटी है, ठीक है? बोलो डेट 130 अपॉन 250, 130 अपॉन 52%, और ये तुम्हारा आएगा 86 गया मेरा, 84 गया, 16%, टोटल 100% है। तो राइट नाउ दिस इज माय बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक से समझ लेना, दिस इज बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। अब मार्केट वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर जब आपको निकालना होता है, ये कब काम में आएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर लगने वाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए लिवरेज लगता है, सो लिंक्ड है। मैं बोलता हूं मार्केट प्राइस तो इज मार्केट प्राइस पर शेयर, ओके मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं, मैं बोलता हूं पीबी मल्टीपल इज 3.6 टाइम्स। पीबी का मतलब क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल इज हाउ मेनी टाइम्स? 3.6 टाइम्स। फाइंड मार्केट वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइंड मार्केट वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, कर लो, फाइंड आउट करो। आई वॉन्ट यू पीपल टू फाइंड आउट कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। अभी क्या लिया मैंने? बुक वैल्यू का स्ट्रक्चर क्या है? 32, 52, 16। 32, 52, 16 है। मार्केट वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढो, जल्दी 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 करो। हो गया हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू, पीबी का फुल फॉर्म क्या है? अरे वाह, तू फास्ट ट्रैक नहीं कर रहा है, तू स्लो ट्रैक कर रहा है रे। पीबी इज प्राइस टू बुक वैल्यू। मैं बेसिकली अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ तो चीजें मालूम है बेटा। डीवाई म्यूजिक बेटा थोड़ा मेहनत कर ले, तेरे लिए अच्छा रहेगा। आंसर आ गया क्या? अंकुश गर्ग 458 लाख। अंकुश जी फाइंड मार्केट वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर रुपीज लैक्स नहीं होता बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर परसेंटेज में होता है, प्रपोर्शन। जैसे मैंने ये 32, 52, 16 कहा, वैसे क्या होगा वो तुमको ढूंढना है। गुड मॉर्निंग अंकुश, यू टू फाइंड अ प्रपोर्शन। सर फर्स्ट टाइम सुना, ओके फर्स्ट टाइम सुना तूने प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब मुश्किल है यार। ये एफएम का बेसिक है बेटा, प्राइस टू बुक वैल्यू। पीबी, सॉरी सर जा रहे, सॉरी काय को बोलता है, सॉल्व कर, करेक्ट आंसर लाके दिखा।
अरे इधर किसी को भी नहीं आ रहा है। अरे टोपी किधर आंसर आ रहा है? आ गया, बोलना। अच्छा, होने के बाद चेक करते हैं, ऐसे पहले नहीं करते। कोई पहले बोलना चाहता है आंसर? जी भाई साहब। 38.45 हो गया भाई साहब। टोटल 100 होना चाहिए ना? ओके, सुन लेना। एनीवन गॉट इट? बोल बोल, कितना सेम आ रहा है? 32, 52, 16 वही आ रहा है। नहीं आ रहा है? वो गले का मंगलसूत्र हटा दे, फिर आएगा। सुन लो, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, ये चीज क्या है? बहुत सारे लोगों ने ये पीबी मल्टीपल जिंदगी में पहली बार सुना है, ऐसा लग रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब होता है, प्राइस, शेयर का प्राइस इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल कितना दिया मैंने क्वेश्चन में? 3.6 दिया। ये सिर्फ इक्विटी के लिए होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, ये डेट के लिए नहीं होता है। तो माता ने क्या किया मालूम है? माता ने सारे जगह पे 3.6 से मल्टीप्लाई किया, और फिर माता बोलती है सेम ही आता है सर, अलग कैसे आएगा? ऑब्वियसली 32 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6 अगर आपने किया तो आंसर बदलेगा कैसे? समझी माता? सो ये जो पहला चीज, प्राइस टू बुक वैल्यू, शेयर प्राइस इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज बुक वैल्यू, assets minus liabilities is book value total divided by number of shares is a book value per share. So market price per share divided by book value per share. book value कितना है तुम्हारा? 80 लाख टोटल बेसिस पे। पर शेयर बेसिस पे काय को करते हो? टोटल बेसिस पे करो ना। 80 लाख क्या है तुम्हारा? बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितना रहेगा इक्विटी का? इक्विटी का मार्केट वैल्यू आएगा तुम्हारा 80 लाख इंटू 3.6 रुपीज लैक्स करना है, 288 लैक्स। तो अंकुश ने जो बोला था वो सही बोला था, लेकिन उसने अमाउंट बोला 130 लाख डेट का। कुछ नहीं दिया तो डेट का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू लोगे ना आप। और प्रेफरेंस शेयर्स का कितना लोगे आप? 40 लाख। तीनों का टोटल है, वो अंकुश ने बोला था 458 बोला था उसने, 458 राइट ना? 458 लाख। तो आई होप तुमको प्राइस टू बुक वैल्यू समझ में आया। ऑनलाइन पब्लिक जो स्मिथ करके कोई तो है, ये प्राइस टू बुक वैल्यू कहां पे दिखता है? स्क्रीनर पे हर कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दिखता। स्क्रीनर पे गए हम, लेट्स हम टाटा का ट्रेंड है उसको सर्च करते हैं, लॉगिन करने दो फिर आएगा। चलो जाने दो, फ्री वाला ही देखते हैं ना। हाँ, तो कोई भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू चाहिए। देखो ट्रेंड का शेयर प्राइस कितना चल रहा है? 3805। उसका बुक वैल्यू कितना है पर शेयर? 82। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना आएगा? 3805 डिवाइडेड बाय 82 करो, 46.5 टाइम्स का क्या चल रहा है? प्राइस टू बुक वैल्यू। अब कब यूज करना चाहिए कब नहीं यूज करना चाहिए वो छोड़ दो, वो अभी प्राइस टू बुक वैल्यू हर केस में प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं देखना चाहिए। कुछ कुछ केसेस में आप पी रेशियो देखते हो, प्राइस टू अर्निंग्स देखते हो, कुछ केस में प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हो, कुछ केस में प्राइस टू सेल्स देखते हो। ऐसे बहुत सारे वैल्यूएशन के मल्टीपल्स रहते हैं, या मेट्रिक्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? मेट्रिक्स, नॉट मैट्रिक्स। वैल्यूएशन मेट्रिक्स, पीई पीबी, ये वैल्यूएशन के मेट्रिक्स है। बोलो, तो ये आया तुम्हारा, टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 288 अपॉन 458, 62.8%। आप कितना बोल रहे थे भाई साहब? 130 अपॉन 458, 28.38, और आगे 8.73। टोटल 100 होना चाहिए, राउंडिंग ऑफ ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द प्रपोर्शन। Book value proportion and market value proportion are Hindustan and Pakistan.
आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस प्रोपोर्शंस। ये प्रोपोर्शन किसके लिए काम में आएंगे? जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, कल निकालेंगे वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके लिए बुक वैल्यू अलग आता है, मार्केट वैल्यू आंसर अलग आता है। आर यू क्लियर विद द वर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर? यस। हाउ टू डिसाइड अ कैपिटल स्ट्रक्चर? इट्स अ क्वेश्चन लाइक हाउ टू चूज अ राइट ब्राइड और ग्रूम एज द केस मे बी, और हाउ टू चूज राइट स्पाउस, दोनों कवर्ड हो गए उसके अंदर। क्या आप ऐसे बोल सकते हो दीज आर द 10 फैक्टर्स दैट यू शुड लुक एट एंड देन यू शुड डिसाइड अ स्पाउस? नहीं ना। तो वो डिसीजन कैसे, इट्स लाइक एन आर्ट। हियर how to choose the best capital structure is a art. There is no formula. There are multiple theories that we will be discussing after we finish cost of capital, but there is no one single answer, because if there was one answer, every company would have gone for optimum capital structure. क्या बोला वर्ड मैंने? Optimum capital structure. What is optimum capital structure? Optimum capital structure is optimum capital structure का मतलब सुनो, it is capital structure at which value of the firm is highest. What word did I use? Value of the firm. This is a word that we use in the syllabus. Real life में value of the firm को लोग enterprise value से जानते हैं। इधर कोई तो market value बोल रहा था। Enterprise value. फर्म मतलब बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म नहीं, बिजनेस एंटिटी, कंपनी। तो फर्म की जो वैल्यू होती है उसमें इक्विटी की कुछ वैल्यू होती है, कुछ डेट की वैल्यू होती है, कुछ तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू होती है। तो मेरा ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसमें ये 458 लाख जो है ना, इसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ द फर्म। बच्चों, देयर आर टू वर्ड्स दैट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड। मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हेन आई यूज द वर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैप, क्या वर्ड यूज किया मैंने? मार्केट कैपिटलाइजेशन और व्हाट? मार्केट कैप। ऐसा वर्ड जब मैं यूज करता हूं तो मैं क्या कह रहा हूं? मार्केट कैप। मार्केट कैप इज ऑफ ओनली इक्विटी। मार्केट कैप इज टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर। उसको हम बोलते हैं market capitalization of a company. And when I say enterprise value is, assuming there are no preference shares, is market cap plus debt value. डेट का तुम्हारा जो भी बैलेंस शीट पे डेट है, नॉर्मली हम डेट को जो बैलेंस शीट पे वैल्यू रहता है उसी को ही मार्केट वैल्यू ट्रीट करके लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली डेट लिस्टेड नहीं होता है। लोन जो होता है, लोन का ऐसा कोई मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होता है लोन का। तो डेट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट से उठाते हैं, मार्केट कैप को यहां से लेते हैं। तो एंटरप्राइज वैल्यू। तो हम क्या बोल रहे हैं? हमें ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढना है जहां पर हमारी एंटरप्राइज वैल्यू हाईएस्ट हो सके। ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिलेबस में मैं थोड़ा सा ट्विक करने वाला हूं उसको। ये लॉजिकल मैंने सिखाया, अब मैं उसको थोड़ा बाय बाय बोलूंगा। ये समझा तुमको कॉन्सेप्ट? एंटरप्राइज वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फर्म हाईएस्ट होना चाहिए। क्यों? अब बोलेंगे हाईएस्ट के पीछे क्यों पड़े? दो ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों एफएम के। जो धंधा तुम कर रहे हो वो धंधे को हमें कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या बोलता है? आप ऐसे डिसीजंस लो जिससे ईपीएस हाईएस्ट हो सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच फोकसेस ऑन अर्निंग्स पर शेयर।
This approach says that take a decisions based on maximization of what? Profits. Earnings per share. Earnings is basically profit. Earnings is what? Profit. Profit per share maximum होवे. हाँ ना? You are focusing on profit, but profit maximization is like a skewed approach. Skewed मतलब एक lopsided approach है. आप एक ही साइड देख रहे हो. बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट देख के फायदा नहीं, क्योंकि यू कुड अर्न अ प्रॉफिट बाय इलीगल मेथड्स ऑल्सो. यू कुड अर्न प्रॉफिट बाय टेकिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑल्सो. यू कुड एंड अप डूइंग सम बिजनेसेस व्हिच आर एक्सट्रीमली रिस्की. वेरी वेरी रिस्की बिजनेसेस. प्रॉफिट कमाना है तो क्या है, बहुत सारे रिस्की बिजनेसेस भी आप कर सकते हैं ना. इलीगल धंधे भी कर सकते हैं आप. गड़बड़ करो कुछ भी अगर, लेकिन आप इमेजिन करो आप थोड़े इलीगल बिजनेसेस करने गए, या आपने कुछ लीगल वायलेशंस किए, लॉ को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो क्या होगा? या आप कुछ भी ऐसे फालतू फालतू बिजनेसेस करने लगे, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे भाग रहे हो, बट वेल्थ नहीं मैक्सिमाइज होगा आपका. वेल्थ कभी ना कभी तो गिर के हाथ नीचे आएगा. क्यों नीचे आएगा? बिकॉज टू अर्न अ प्रॉफिट इफ यू आर टेकिंग अनवांटेड रिस्क, wealth will increase initially maybe, but there will be a point of time when wealth will collapse. Wealth is denoted by market price of a share. Let me give a classic example of a company where I made a wonderful losses. Byju's, the learning trap. इधर एक बैग दिखा मेरे को, उधर लिखा है Byju's the learning app, लेकिन एक बुक लिखा है अभी. द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के जो चीफ एडिटर है उन्होंने एक बुक लिखा, बाइजूस द लर्निंग ट्रैप. तो बाइजूस ने क्या किया, बहुत ज्यादा अनरिलेटेड बिजनेसेस में एक्विजिशंस करते गए, इन्वेस्ट करते गए, बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ाया, अनवांटेड टैक्टिसेस फॉलो किए, कोर्सेस ऐसे लोगों को बेचे गए जिनके पेरेंट्स के पास पे करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, उनको लोन पे कोर्सेस बेचे गए, ईएमआई पे बेसिस पे, ईएमआई मतलब लोन पे दिया. तो बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस फॉलो की गई थी कोर्सेस का सेलिंग करने में. एम्प्लॉइज को फालतू फालतू के टारगेट्स दे दिए थे, सेल्स आज इतना सेल्स होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही बेचे. बहुत सारे फालतू के बिजनेसेस एक्वायर कर लिए. सो ये क्या हो गया, उसका फोकस किसके ऊपर था? सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो. प्रॉफिट तो आया नहीं कभी, बट सेल्स बढ़ाते रहो. अर्निंग्स पर शेयर हो सकता है या सेल्स हो सकता है, सेल्स बढ़ाते जाओ, कभी ना कभी प्रॉफिट आएगा. बट भाई साहब, आप बिजनेस में रिस्क भी बहुत ले रहे थे ना. मार्केट प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क. प्रॉफिट एंड रिस्क, उसका कंबाइंड इफेक्ट मार्केट प्राइस पे आता है. तो हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने वाले हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देख के नहीं करेंगे. वी विल चूज अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइजेस आवर वेल्थ. वेल्थ इज डिनोटेड बाय व्हाट? मार्केट वैल्यू. उसी मार्केट वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ द फर्म बोल रहे हैं. बट शुड यू लुक एट द वैल्यू ऑफ द फर्म और शुड यू लुक एट जस्ट द वैल्यू ऑफ इक्विटी? अगर आपने नोटिस किया है, वैल्यू ऑफ द फर्म को ही क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज वैल्यू. सच में बात करूं तो एंटरप्राइज वैल्यू में दो पार्ट्स है, मार्केट कैप ऑफ इक्विटी एंड व्हाट? डेट वैल्यू. तो अभी डायलेमा क्या है सुनो. जब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना है तो आपने सिर्फ इक्विटी की तरफ देखना चाहिए क्या? ये मार्केट कैप ऑफ इक्विटी होता है. सिर्फ इक्विटी की तरफ देखना चाहिए या इक्विटी प्लस डेट मिला के एंटरप्राइज वैल्यू पे देखना चाहिए? समझा गया? लॉजिकली हमने देखना चाहिए एंटरप्राइज वैल्यू. हमने ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए जहां पर हमारी एंटरप्राइज वैल्यू हाईएस्ट है. बट हमारी इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस है उनमें वो मार्केट प्राइस पर शेयर देखते हैं. द अल्टरनेटिव विच गिव्स हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर. मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब आप सिर्फ इक्विटी देख रहे हो. मार्केट कैप किसका होता है? इक्विटी का होता है. मार्केट कैप इज ऑफ हुम? लॉजिकली आपने इक्विटी नहीं देखना चाहिए. आईसीआई के लोग अगर ये सुन रहे होगे तो प्लीज थोड़ा रिसर्च करो. मैं गलत हो तो मेरे को बोलो, मैं छोटा आदमी हूं, तुम बहुत बड़े लोग हो, हम तो क्या है मतलब गरीब आदमी है. सो अगर हम गलत है तो बोल देना, गाली देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिसीव करेंगे, डेमोक्रेसी है. बट थोड़ा बच्चों का देखो.
तो लॉजिकली हमने फोकस जो है एंटरप्राइज वैल्यू पे रहना चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में फोकस हम एंटरप्राइज वैल्यू पे नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर देखेंगे। तो हम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करेंगे जहां पर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हाईएस्ट है, वो भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में। क्यों? कुछ कुछ क्वेश्चंस में डेटा ही नहीं दिया रहेगा आपको, आप मार्केट प्राइस निकाल ही नहीं सकते हो। तो सीए एग्जाम का पॉइंट, हम एग्जाम गाइडेंस भी देते हैं, अगर क्वेश्चंस में मार्केट प्राइस निकलने के लिए एक रेशो चाहिए होता है, पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, वो प्रिंट ही नहीं होता आधे क्वेश्चंस में। आप बोले मिस प्रिंट होता है, नहीं, मालूम ही नहीं ना एग्जामिनर को देना चाहिए ऐसी चीज। तो फिर आप डिसीजन ईपीएस के बेसिस पे लोगे, जो कि सारा सर गलत है, क्योंकि आप प्रॉफिट के ऊपर देख रहे हो। प्रॉफिट इज नॉट द रिफ्लेक्शन। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे आपको सिखाने के लिए आ रहा हूं, मैं सिर्फ सोचता हूं मेरा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होए एज ए टीचर। तुमको नॉलेज, तुम्हारा स्किल अपग्रेड हो गया नहीं हो गया, बाढ़ में जाए, तुम फेल हो गए, फेल हो गए, वापस आ जाएंगे फास्ट ट्रैक करने, आ गए वापस या वापस पैसा देंगे, कुछ तो करेंगे। दैट शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। अगर बच्चा फेल भी हो गया, बच्चा और सीए कोर्स में फेल होते हैं बच्चे, फेल हो गए तो भी ठीक है, स्किल्स गैदर करके जाओ, कुछ सीख के जाओ, नया सीख के जाओ। यार जिंदगी में कहाँ लिखा है ऐसे कि सीए हो गए तो ही बहुत बढ़िया चीज होता है, सीए नहीं होने के बाद भी अच्छा हो सकता है, सीए होने के बाद भी बुरा हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं। बट वो अप्रोच, आपका थिंकिंग डेवलप करना चाहिए, दैट इज लाइक अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज जस्ट ईपीएस, wealth maximization is beyond that. Wealth maximization is considering not only the profit but also the risk involved in earning those profits. There's a huge risk. Instead of doing a genuine legal business, I can do some illegal business. I can earn a massive amount of profit. और चलो illegal छोड़ दो, I can increase my profit massively by taking a heavy debt on the balance sheet. मेरा ROC अभी 15% है, रिटर्न ऑन कैपिटल लिमिटेड 15 है, मार्केट में लोन मेरे को 8% पे मिल रहा है, 8, तो 15% में आरओसी कमा रहा हूं, -8% पे कर रहा हूं, 7% मेरी मलाई में खा रहा हूं। आज मैंने क्या किया, पूरा बिजनेस का एक्सपेंशन कर दिया, मेरा कैपेसिटी डबल कर दिया, मैंने कैपेसिटी डबल कर दिया बाय टेकिंग व्हाट, डेट ऑन द बैलेंस शीट, क्योंकि मेरे को मलाई मिल रहा था। बहुत बढ़िया, मैंने डेट डबल कर दिया। मैंने क्या किया, प्रॉफिट मेरा बढ़ा दिया। लेकिन आपने अगर बीसीके करके एक सब्जेक्ट था, या थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, देयर इज अ बिजनेस साइकिल्स। अभी मेरा बिजनेस साइकिल बूम में होगा, इसलिए मेरा आरओसीई 15 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है। कल अगर ये 15 का 6 हो गया और ये 8 ही रह गया, तो तुम जाओगे इधर -2, जहां पे तुम +7 पे थे। कल अगर साइकिल डाउनटर्न हो गई, तो तब तुम्हारा रिस्क तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे बैलेंस शीट पे ऑलरेडी डेट है। यही प्रॉब्लम हुआ था अनिल धीरूभाई अंबानी जी के साथ। इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेसेस का सारा एक्सपेंशन बहुत ज्यादा डेट लेके किया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन देयर वाज अ फेवरेबल बिजनेस साइकिल। प्लस उन्होंने बहुत सारे लोन्स फॉरेन करेंसी में लिए थे, जहां पर इंडियन रुपी का डिप्रिसिएशन ज्यादा नहीं हो रहा था, और सडन ऑफ ऑल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया 2008 में, जब आप शायद पैदा होके थोड़े डायपर बदल रहे होगे आप, या 3 साल, मतलब डायपर ही होगा, या डायपर से थोड़ा बाहर आ गया होगा, चड्डी में सुसु कर रहा होगा, तब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा। और वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे इंडियन रुपी का बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन हो गया, और वो डेप्रिसिएशन की वजह से अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि लोन फॉरेन करेंसी में था। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का पैरा 46A सीखा है तो आपको ये चीज समझ में आएगी। तो उसकी वजह से क्या, रिस्क अनिल धीरूभाई अंबानी ने डिसीजन किसके ऊपर लिया, वो अडैक ग्रुप जो था उनका डिसीजन पूरा ईपीएस सेंट्रिक था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। लेकिन वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि व्हाट इफ द डिसीजन गोज अगेंस्ट मी, तो डिसीजन गोज अगेंस्ट मी, तो उस केस में मेरे पास प्लान बी होना चाहिए कुछ तो, या रिस्क मैनेजमेंट का कुछ तो चीज चाहिए था। उन्होंने वो सोचा नहीं, या सोचा लेकिन वर्कआउट नहीं कर पाए, वॉट एवर इट कुड बी। इट नॉट नेसेसरी डिसीजंस विल गो इन योर फेवर ना यार। तुमने डिसीजन लिया कि हमने डेट ले लिया, डेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 है, वी विल ऑलवेज अर्न मोर देन 8, नॉट नेसेसरी ना। तुमने डिसीजन लिया मेरे को सीए करना है, तो तुम पास हो जाओगे, नॉट नेसेसरी। फेल हो गए, इट्स ओके। पर्पसफुली मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि दिमाग में ये लोग ऐसा ऑब्सेस्ड रहते हैं। ऑब्सेशन होना अच्छी बात है, बट कभी कभी ना वो एक्स्ट्रा ऑब्सेशन हो जाता है, और उससे लोग क्या होते हैं,
साइकोलॉजिकली उनके रियलिटी चेक नहीं करते, उनके पास बाकी के टैलेंट रहता है या बाकी के स्किल्स रहते हैं, वो सारे स्किल्स धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो बच्चे क्या करते थे, खो देते, और फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। सो वो नहीं होना चाहिए बिजनेस में यार, नहीं हो सकता ना यार, मेरा 15% था और 8% इक्वेशन था, कल इक्वेशन चेंज हो गए तो वो इसीलिए तुमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस रखना चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या बोलता है, टेक अ डिसीजन बाय कंसीडरिंग नॉट ओनली द प्रॉफिट दैट यू विल अर्न बट बाय कंसीडरिंग रिस्क ऑल्सो। दोनों का आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन करो और परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके आप डिसीजन ले लो। सो लॉजिकली डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस में नहीं, सच में अगर बोलो तो सच में डिसीजन होना चाहिए एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर, लेकिन उसको तो मैं बाय बाय बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करेंगे जिसमें प्राइस पर शेयर हाईएस्ट है। दैट इज आवर टाइप 1 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो हमें क्वेश्चंस में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ डिटेल्स दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे फॉर ईच कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, और आप मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट करोगे और यू विल रिकमेंड अ कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर प्राइस पर शेयर इज हाईएस्ट। हाँ है ना। सो एग्जाम में आप कौन सा अप्रोच फॉलो करोगे, प्रेफरेबली यू शुड फॉलो मार्केट प्राइस, लेकिन प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका नहीं दिया तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाओगे। तो नीचे नोट लिखना, फॉर इवैल्यूएटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉर इवैल्यूएटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर logically we should consider wealth maximization approach. Logically we should consider wealth maximization approach and take price per share However, sometimes P ratio is not given in the question. Sometimes PE ratio is not given in the question. And hence, we take a decision based on earning per share. Earning per share. जय ICI, जय ICI। सुन लो, ठीक है, इट्स ओके। ICI basically teaches you how to face सुन लो, टाइप 1। अब मैं आपको पहले बेसिक इस चैप्टर में क्या क्या चीज है ना वो टाइप बाय टाइप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला जो टाइप है वो क्वेश्चन आता है आपको इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे और आपको पूछेंगे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें से। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, सुन लेना बच्चों। अगर आपको कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करना है ना, बेसिक सेंस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी सेम एंड प्रोपोर्शन शुड बी डिफरेंट। बिकॉज अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का साइज आपने अलग अलग लिया, लाइक यू आर कंपेयरिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 50 लाख विथ सम ब्रेकअप विथ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 5 करोड़ विथ सम अदर ब्रेकअप, ऑब्वियसली नॉन कंपेरेबल चीज है। क्यों, 50 लाख पे जो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉय हो के जो टेक्निक्स मैन्युफैक्चरिंग के आप यूज कर सकते हो, उस पर जो मार्जिन आ सकता है, मार्जिन इज प्रॉफिट मार्जिन, और 5 करोड़ के कैपिटल पे जो मार्जिन आ सकता है वो अलग आएगा। 50 लाख पे शायद आप मशीनरी नहीं खरीद पाओगे और इसलिए आपका काम मैन्युअली होगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। 5 करोड़ का जब आपके पास कैपिटल है तो आप शायद ऑटोमेटेड काम कर सकते हो और उसके वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का कम हो सकता है और आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो सकता है। तो पहला बेसिक चीज दिमाग में क्या याद रखने का है, बोल बेटा। अगर तुम दो कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट कर रहे हो और दोनों में से कौन सा अच्छा है ये तुमको बोलना है, एग्जामिनर ने तुमको पूछा विच कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी शुड चूज, पहले दिमाग में फिट कर ले टोटल कैपिटल मस्ट बी सेम, व्हाट कुड बी डिफरेंट, प्रोपोर्शन, व्हाट कुड बी नहीं, व्हाट हैज टू बी डिफरेंट, प्रोपोर्शन। अगर टोटल कैपिटल सेम है
तो क्या और सेम होना चाहिए? ईबीआईटी भी सेम होना चाहिए। क्यों ईबीआईटी सेम होना चाहिए? अभी अभी मैंने पिछले लेक्चर में बोला था लिवरेज में, ईबीआईटी डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। टोटल कैपिटल एक ऑप्शन 1 में 5 लाख है, ऑप्शन 2 में भी 5 लाख है। भाई साहब ईबीआईटी बदलेगा कैसे? ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना, ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो लिखो ए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एंड what? Total EBIT must be same. Total capital employed and total EBIT must be same. Otherwise हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते. In order to do the comparison, in order to do कंपैरिजन, ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। दूसरा पॉइंट, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करते टाइम पे बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन में बोलते हैं कंपनी ऑलरेडी हैज दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कंपनी इज लुकिंग फॉर एक्सपेंशन। कंपनी ऑलरेडी हैज गॉट 5 crores का कैपिटल एंड दे आर लुकिंग फॉर एक्सपेंशन। फॉर एक्सपेंशन दे नीड 1 crore। ऑलरेडी कितना है? 5 crore। 5 crore का कुछ तो ब्रेकअप देते हैं, इक्विटी इतना है, डेट इतना है, प्रेफरेंसेस इतने हैं। 5 crore का ब्रेकअप दिया और आपको क्या दे दिए? 1 crore एडिशनल चाहिए। किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए 1 crore चाहिए, और वो 1 crore के लिए अल्टरनेटिव्स देते हैं तुमको। एग्जामिनर गिव्स यू व्हाट? अल्टरनेटिव्स फॉर whom? 1 crore। व्हाट अल्टरनेटिव्स? out 1 crore can be raised by equity, or 1 crore can be raised by debt, or 1 crore can be raised by preferences or breakup, or 50% of 1 crore by equity, 50% by debt। कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना। खोल के क्या? हाँ, 5 crore क्या है? एग्जिस्टिंग कैपिटल है। 1 crore क्या है? एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल के लिए 3 ऑप्शन दे दिए तुमको। कौन से 3? डेट, इक्विटी, प्रेफरेंसेस। सीक्वेंस कुछ भी ले लो। अब आप एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 crore डेट से रेज करो, या इक्विटी से रेज करो, या प्रेफरेंस शेयर से रेज करो। बेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल के ऊपर का जो इंटरेस्ट है, या एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है, या एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? आपको क्या इवेल्युएट करना है? यू आर इवेल्युएटिंग एडिशनल 1 crore, हाउ शुड यू रेज? यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 5 crores, क्योंकि 5 crore इज ऑलरेडी रेज्ड। तो आप क्या करोगे? इवैल्यूएशन के लिए 3 कॉलम करोगे। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर्स, डेट कॉलम, इक्विटी कॉलम, प्रेफरेंसेस कॉलम, ईबीआईटी, ब्ला ब्ला ब्ला। ईबीआईटी प्लीज एक चीज और कान खोल के सुनना, एक्सपेंशन के टाइम पे जो ईबीआईटी लेना है ना, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, ही टेक्स ए ईबीआईटी बिफोर एक्सपेंशन। अभी तुम्हारे पास कैपिटल कितना है? 5 crore, और तुम 1 crore और ऐड करोगे, होएगा कितना करोड़? 6 crore। 6 crore के कैपिटल के ऊपर ईबीआईटी सेम रहेगा क्या अमाउंट? ईबीआईटी एज अ परसेंटेज माइट बी सेम, बट अमाउंट ऑफ ईबीआईटी विल। पहले 5 crore पे जितना कमा रहे थे तुम, लेट्स से 5 crore के ऊपर 80 लाख कमा रहे थे तुम, तो तुम्हारा ईबीआईटी का आरओसी परसेंटेज क्या था? 80 लाख ऑन 5 crore, 80 अपॉन 500, 16% का आरओसी तुम्हारा था। 80 लाख यू आर अर्निंग ऑन 5 crores, तो 6 crore के ऊपर आप कितना कमाओगे? कुछ नहीं लिखा, तो आप अज्यूम क्या करोगे? सेम आरओसी का परसेंटेज। टेक ऑन ए कैलकुलेटर। 6 crore मतलब 600 लाख, 600 इंटू 16%, 96 लाख। बाउंसर कितना लोगे आप? 96। अभी नवंबर 23 के एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों ने ईबीआईटी सेम ही रखा। अब एक गधे, मैं तुमको गधा बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि आज जाके मम्मी ऐसा गधा नहीं बनने का, तुम गधा ऐसा बोलने के लिए रहता है। कोई तो बच्चा बोल रहा था सर मेरे को मेरे पापा भी गधा बोल रहे हैं। गधा बोलने से तो गधा नहीं होता, बोलने की मतलब कहावत होती है यार। हाँ सुन, पर्टिकुलर्स, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंसेस, समझा? ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन, ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन कितना लिखोगे? 96, 96, 96। कैसे निकला 96? मैंने आरओसी का वर्किंग किया नीचे। आरओसी कितना परसेंटेज था मेरा? 16। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी दिया है, एग्जिस्टिंग कैपिटल दिया है,
कुछ भी हो ईबीआईटी तीनों कॉलम में सेम रहना चाहिए। 96 आ गया, लेस इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करते हो? इंटरेस्ट। अभी देखो, सुन सुन सुन, इंटरेस्ट में दो बच्चे होंगे, इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग डेट और ओल्ड डेट। 5 करोड़ में से कुछ तो डेट रहेगा, वो डेट के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो तीनों कॉलम में जाएगा। बच्चा बोलता है, बच्चा क्या करता मालूम है? इंटरेस्ट सिर्फ डेट कॉलम में लिखता है। क्यों? उसको लगता है इंटरेस्ट विल बी ओनली ऑन लोन अमाउंट। अरे भाई साहब, वो डेट कॉलम एडिशनल 1 करोड़ के लिए। अब एडिशनल 1 करोड़ डेट से रेज करो या इक्विटी से रेज करो, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो सब जगह पे सेम रहने वाला है ना। अरे समझ रहा है क्या? तो सेकंड पॉइंट, इवैल्यूएशन एट टाइम ऑफ एक्सपेंशन। एट अ टाइम ऑफ एक्सपेंशन, तो इंटरेस्ट एडिशनल डेट का क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग डेट सारे कॉलम में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल डेट जो है वो सिर्फ डेट कॉलम में जाएगा। एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन, रिमेंबर नंबर 1, to take EBIT after expansion, to take EBIT after expansion. And number 2, what should you remember? To take interest on existing debt in all alternatives. all columns की जगह पे मैं क्या बोल रहा हूं? in all alternatives. इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग डेट कौन से कॉलम में जाएगा? तीनों कॉलम में जाएगा। 3 कॉलम कौन से? इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस। कुछ भी सीक्वेंस कुछ भी ले लो। एग्जिस्टिंग डेट 5 करोड़ में से लेट से 2 करोड़ का डेट है आपका, वो 2 करोड़ के ऊपर का जो ब्याज है वो कौन से कॉलम में लोगे? तीनों कॉलम में। अब बोले इक्विटी कॉलम में इंटरेस्ट कैसे? अबे वो इक्विटी कॉलम का मतलब क्या है? इक्विटी एडिशनल इक्विटी है, वो एडिशनल इक्विटी आप रेज करो या एडिशनल डेट रेज करो या एडिशनल प्रेफरेंसेस रेज करो, जो एग्जिस्टिंग है वो तो सेम ही रहने वाला ना। टू टेक इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग डेट इन ऑल अल्टरनेटिव्स एंड टू टेक इन कंसिडर, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं? कंसिडर इंटरेस्ट ऑन न्यू डेट। न्यू डेट मतलब जो एडिशनली आप ले रहे हो, ओनली इन, बोलो, डेट कॉलम। जो कॉलम्स रहते हैं वो कॉलम क्या है? अरे वो कॉलम किसके लिए होते हैं? एडिशनल अमाउंट के कॉलम होते हैं। आप अभी डिसीजन किसके लिए ले रहे हो? एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन। मिस्टर सिद्ध, तुमको समझ गया क्या? एट द टाइम ऑफ यार ये क्या हो गया? एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन जो कॉलम्स बनते हैं वो सिर्फ एडिशनल अमाउंट के लिए बनते हैं, एग्जिस्टिंग अमाउंट के लिए, मतलब एग्जिस्टिंग अमाउंट के लिए डिसीजन ले ही नहीं रहे ना आप। डिसीजन किसके लिए ले रहे हो? एडिशनल अमाउंट के लिए आप डिसीजन ले रहे हो। तो ये चीज याद रखना इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर करते टाइम पे। अब ये इवैल्यूएशन करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। हम इवैल्यूएशन कैसे करने वाले? प्राइस पर शेयर के बेसिस पे ना। देखो फॉर्मेट क्या डालने का है? पर्टिकुलर्स, फिर इक्विटी। ओके इक्विटी मत बोलो, क्या बोलने का? ये देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर 2। क्यों? ऐसा थोड़ी जरूरी है कि 100 एवरीथिंग शुड कम फ्रॉम इक्विटी। कैन देयर बी कॉम्बिनेशन इन कैपिटल स्ट्रक्चर? इक्विटी प्लस डेट। हाँ, तो ये क्या है? 3 क्या है? 1 2 3 क्या है? ऑप्शंस है। कैपिटल स्ट्रक्चर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर 3। हमेशा तुम ईबीआईटी चालू करने के पहले ना डिटेल्स लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर के, प्रॉब्लम तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। डिटेल्स मतलब कितना अमाउंट डेट से आने वाला है, कितना अमाउंट इक्विटी से आने वाला। देखो पहले क्या लिखने का? डेट। डेट में क्या लिखेगा तुम? एग्जिस्टिंग डेट। एग्जिस्टिंग डेट कौन से कॉलम में जाएगा? अरे एग्जिस्टिंग सबके सब कॉलम में जाता। CS 1 2 3 these are columns for whom? These are alternates for additional amount. तो एग्जिस्टिंग अमाउंट किधर रहेगा? सारे जगह पे रहेगा। एग्जिस्टिंग डॉट 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 डॉट। एडिशनल डेट आप जो रेज कर रहे हो, एडिशनल डेट कौन से कॉलम में आएगा? कोई तो एक कॉलम में आएगा, 2 कॉलम में भी आ सकता है, डिपेंड्स। अमाउंट अलग हो सकता है। मैं बोल रहा हूं 1 में है और 3 में है।
ऐसा आपका टोटल डेट आएगा, टोटल डेट। ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, ये जो टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये एडिशन डेट आ गया। नंबर 2 इक्विटी ले लोगे, ऐसे सेम प्रेफरेंस के लिए करने का। एग्जिस्टिंग इक्विटी किधर जाएगा बच्चों? हाँ, इधर आप कभी कभी अमाउंट देते हैं, कभी कभी नंबर ऑफ शेयर्स देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स देते तो डेट के अमाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड मत करना। 5 लाख रुपीज प्लस 3 लाख शेयर्स इज इक्वल टू 8 लाख क्वांटिटी। रुपीज में नंबर, फिर टोटल नहीं लेने का ना, फिर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स लिखो। एग्जिस्टिंग तुमने नोट किया क्या? एग्जिस्टिंग मैंने किधर लिखा? सारे के सारे कॉलम में लिखा। एडिशनल कोई तो एक कॉलम में लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल पहले कॉलम में भी लिखा। अब बोलेगा सर दोनों जगह कैसा है सर? क्योंकि CS1 में डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। CS2 में सिर्फ क्या है? इक्विटी है। तो ऐसे करो बच्चों, क्या होना चाहिए? टोटल कैपिटल मस्ट बी सेम इन ऑल द केसेस, तभी जाके आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर टोटल कैपिटल का अमाउंट अलग अलग है ना, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो यार। इट विल कंपैरिजन ऑफ एप्पल विथ माइक्रोमैक्स। लाइक हम बोलते हैं इंडिया जीडीपी इज मोर देन यूके। ये पॉलिटिकल लीडर ने बोला ना, आई कैन अंडरस्टैंड। उनका काम होता है, चलो उनको समझता है नहीं समझता वो दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों को समझता है। बहुत बीच में मैंने देखा था, बहुत मार्केटिंग चल रहा था, इलेक्शंस होते थे, इंडिया इज गॉन अहेड ऑफ यूके अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। अरे थोड़ा बेसिक सेंस लगाओ, उनका पॉपुलेशन कितना, अपना पॉपुलेशन कितना। हम 140 करोड़ लोग हैं, 150 हो गए होंगे शायद, डिपेंड्स अभी कोविड के अंदर क्या हुआ मालूम नहीं। इधर 140 150 जहां कहिए हम। यूके किधर है? पर कैपिटा पे कंपेयर करो तो टोटल बेसिस पे अगर आप इंडिया का जीडीपी लोगे और यूके का जीडीपी लोगे तो ऑब्वियसली इंडिया तुमको अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये जो आउटपुट है 140 करोड़ लोगों का है, वो जो आउटपुट है वो 10-15 करोड़ जो भी उनका पॉपुलेशन है, 6-7 करोड़ रहेगा या 8-10 करोड़ रहेगा, जो भी है। आई डोंट ट्रैक देयर पॉपुलेशन। सो पॉइंट ये है कि टोटल बेसिस पे अगर आपका टोटल कैपिटल सेम है तब भी जाके आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। पहला चीज क्या किया तुमने? टोटल कैपिटल सेम रखा। दूसरा चीज, फिर तुम कैप इनकम स्टेटमेंट में जाओगे, ईबीआईटी। अब सुनना, ईबीआईटी में क्या लिख रहा हूं यहां पे बच्चों, गलती मत करना एग्जाम में। ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन लेना है। डू नॉट टेक ईबीआईटी बिफोर एक्सपेंशन, क्योंकि हम एक्सपेंशन के बाद क्या कर रहे हैं। कैसे निकालोगे ईबीआईटी बिफोर एक्सपेंशन? ईबीआईटी बिफोर एक्सपेंशन इज नथिंग बट टोटल कैपिटल, ऊपर जो हमने लिया है। टोटल कैपिटल को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? आरओसी के परसेंटेज से। अब आइदर क्वेश्चन में आरओसी का परसेंटेज दिया रहेगा या आपको आरओसी का परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट करके लिखना। मेरे जैसे कमीना एग्जामर रहेगा तो 2 आरओसी के परसेंटेज देगा, एग्जिस्टिंग के अलग, एडिशनल अमाउंट के अलग। तो कुछ नहीं, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल इंटू एग्जिस्टिंग आरओसी परसेंटेज प्लस एडिशनल कैपिटल इंटू एडिशनल आरओसी परसेंटेज। कहां जरूरी है क्या एग्जिस्टिंग में 15% कमा रहा था तो न्यू कैपिटल के ऊपर भी 15 ही कमाओ? नहीं, नया बिजनेस डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो सकता है, उस बिजनेस में मेरे को 18% मिल सकता है। आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी सीखा होगा, डाइवर्सिफाई करने का। डाइवर्सिफाइड कहीं क्या तो दूसरे बिजनेस का आरओसी सेम रहेगा, नहीं एक्सपेंशन किया तो सेम बिजनेस होता है तो आरओसी कैन बी सेम। तो आरओसी परसेंटेजेस में बी सेम, मे नॉट बी सेम। ठीक से पढ़ना क्वेश्चन। तो तुमने क्या किया? ईबीआईटी लिया, लेकिन बच्चों ये ईबीआईटी तीनों सेम रहना चाहिए, एक्स एक्स एक्स। क्यों? ईबीआईटी अलग है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। टोटल कैपिटल भी एक्स एक्स नहीं, वो गधे को लगेगा सेम अमाउंट है, वाई 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 लेते हैं। हाँ, वाई वाई वाई। ईबीआईटी लेस व्हाट, अभी वो टाइम पास चालू करना है, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग अमाउंट का इंटरेस्ट, एडिशनल अमाउंट का इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग कौन सा कॉलम में जाएगा बोल? सब कॉलम में जाएगा। एडिशनल जिधर है उधर ही जाएगा। पढ़ने का क्वेश्चन। देयरफॉर पीबीटी लेस टैक्स। टैक्स का बच्चा मत पैदा करो, मतलब एग्जिस्टिंग एडिशनल कोई जरूरत नहीं है। टैक्स टोटल पीबीटी, टैक्स रेट अलग नहीं होता, एग्जिस्टिंग के ऊपर अलग टैक्स रेट, नए के ऊपर हो सकता है रेयर केसेस में, अगर आपने जो बिजनेस सेट किया वो दूसरे टैक्स जोन में है। लाइक आपका जो नॉर्मल बिजनेस था वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट में है, और जो नया बिजनेस है वो एसईजेड में है, या ईओयू हो सकता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, या और कोई
अर्लियर जमाने में एक चीज होता था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, या देयर यूज्ड टू बी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स. आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव हर्ड अबाउट दिस concepts also. These were मनमोहन सिंह एराज कॉन्सेप्ट. बीजेपी ने फॉलो नहीं किए, ऑब्वियसली उनका नया कंसेप्ट आता है. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग अपना व्यू रहता है, लेकिन देयर कैन बी अ डिफरेंट टैक्स रेजिम. लाइक आपका जो बिजनेस है, सिंपल एग्जांपल है, तो आपका एक बिजनेस इंडिया में है और जो एक्सपेंशन कर रहे हो आप वो स्विट्जरलैंड में है, वहां पे टैक्स रेट कम है या वहां का टैक्स रेट अलग है, तो वहां का जो बिजनेस का टैक्स रेट है वो अलग आ सकता है. इतना सोचने का जरूरत ही नहीं रहा, आता ही नहीं क्वेश्चन. टैक्स रेट एक ही रहता है अपना. पैट लेस पीडी, पीडी में आएगा बच्चा दो तो बच्चा किधर पैदा होगा? इंटरेस्ट का दो बच्चा होगा, पीडी का दो बच्चा होगा. देयरफॉर ईए ईएस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी दो बच्चे आएंगे. तो देखो जहां जहां दो बच्चे आएंगे वहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इंटरेस्ट, पीडी एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के दो बच्चे आएंगे. दो बच्चे मतलब एग्जिस्टिंग एंड न्यू. एग्जिस्टिंग कौन सा कॉलम में? सब के सब. हाँ, अगर एक्सपेंशन का सिचुएशन है ही नहीं तो फिर दो बच्चों को जरूरत ही नहीं, कि दो बच्चे करने के लिए है ही नहीं. ईपीएस लॉजिकली हमने यहां पे रुकना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन इधर ही रुक जाएंगे. जहां पे ज्यादा ईपीएस उसको आप क्या करोगे? रेकमेंड करोगे. वेयर ईपीएस इज हाईएस्ट यू विल रेकमेंड इट. इट इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग. Why is it conceptually wrong? You should not look at profit maximization, you should look at wealth maximization. समझ गया क्या? तुमको एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? क्या सही बराबर है ना? या और शॉर्टन करना है? मैं शॉर्टन कर सकता हूं, शॉर्टन कुछ भी कर सकते हैं. इनटू पी रेशो हमने जाना चाहिए. कौन सा रेशो बोला मैंने? पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो. देयरफॉर मार्केट प्राइस. ईपीएस इंटू पी रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस. पी रेशो डिपेंड्स ऑन द रिस्क. बच्चों अगर रिस्क ज्यादा ले रहे हो तुम धंधे में, एक अल्टरनेट ये यहां पर क्या होगा, तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या सेम रहेगा? ऑपरेटिंग रिस्क सेम रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क बदलेगा. क्यों? ये कैपिटल स्ट्रक्चर्स है ना. हाँ है ना? ये तीनों क्या है? अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर्स है. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना. ये तीन स्ट्रक्चर्स अलग है तो फाइनेंशियल रिस्क अलग होगा. अगर रिस्क ज्यादा है, लाइक डेट इक्विटी रेशो बढ़ गया तुम्हारा, तो पी रेशो कम होता है. पी रेशो, व्हाट इज पी रेशो? पीई रेशो नाम में ही फॉर्मूला है, प्राइस पर शेयर अपॉन व्हाट? अर्निंग्स पर शेयर. बट एक चीज समझना, पीई एंड रिस्क हैव इनवर्स रिलेशनशिप. हैव इनवर्स रिलेशन मतलब क्या है? बोलो बोलो, मतलब क्या है? पीई एंड रिस्क हैव इनवर्स रिलेशनशिप. इसका मतलब क्या है? अगर रिस्क बढ़ गई तो पीई कम होगा. आप बोलेंगे क्यों सर? अरे अरे बेसिक चीज ना, रिस्क बढ़ गई, एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ जाता है. एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ गया तो शेयर का प्राइस कम होना चाहिए. शेयर का प्राइस कम होगा तो पी रेशो कम होगा. कैसे? प्राइस इज इन न्यूमरेटर ना. देखो ना यार, अरे यार प्राइस न्यूमरेटर में है कि नहीं? तो पीई एंड रिस्क हैव इनवर्स रिलेशनशिप. अभी ये तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या सेम है? कैपिटल स्ट्रक्चर 1 2 3 में ऑपरेटिंग रिस्क तो सेम है. ऑपरेटिंग रिस्क तो सेम है, लेकिन क्या अलग अलग है? तीनों स्ट्रक्चर्स में फाइनेंशियल रिस्क अलग अलग है. तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या सेम है? ऑपरेटिंग रिस्क. लेकिन कौन सा रिस्क अलग है? फाइनेंशियल रिस्क. तो अगर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया तो क्या होगा? पी रेशो कम होगा. अब बोलेंगे कितना? वो क्वेश्चन में दिया रहेगा. रियल लाइफ में आपको जजमेंट लेना होता है कि कितना रिस्क हो गया, बढ़ गया तो कितना, क्या पी रेशो का. आप बोले रियल लाइफ में करेंगे कैसे? प्रॉक्सी करेंगे हम. प्रॉक्सी मतलब सिमिलर कंपनी, दूसरे कंपनी का देखो ना. आपको किसी कंपनी का वैल्यूएशन करना है तो आप क्या करोगे?
उसी टाइप की कंपनी दूसरे देश में या इस अपने ही कंट्री में दूसरा कोई कंपनी है क्या, उसका क्या वैल्यूएशन चल रहा है वो देखो। जैसे मैंने कुछ दिन पहले क्या 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, हाँ शायद, ठीक है, रात का टाइम था तो याद नहीं मेरे को कब पढ़ रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करके कंपनी है, उसके रिजल्ट्स आ गए, तो उसका मेरे को ये कंपनी अनलिस्टेड है अभी तक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अनलिस्टेड, उसका वैल्यूएशन मुझे समझना था, तो मैंने उसको कंपेयर किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो लिस्टेड है, उसको कंपेयर किया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के साथ जो लिस्टेड है इंडिया में। लेकिन मेरे को देखना था कि इसको ग्लोबली कैसे वैल्यू कर रहे हैं, तो ग्लोबली की मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है, शिकागो बोर्ड ऑफ मर्केंटाइल, शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है, देन सीएमई ग्रुप है, नैस्डैक ग्रुप है, तो अलग अलग कंपनीज के वैल्यूएशंस देखना पड़ता है। तो रियल लाइफ में आपको ये पी रेशियो जो होता है वो जज करने के लिए प्रॉक्सी कंपनीज देखने पड़ेंगे। प्रॉक्सी कंपनीज में भी इन द सेम कंट्री और मे बी इन डिफरेंट कंट्री। तो अगर मुझे आईटीसी का वैल्यूएशन करना है तो मैं यूएस के अंदर फिलिप मॉरिस करके ग्रुप है उसका वैल्यूएशन देखूंगा। मेरे को अगर यहाँ के इंडियन होटल्स का वैल्यूएशन करना है, ताज का वैल्यूएशन करना है, तो मैं चेक करूंगा हिल्टन का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, मैरियट का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है। सो आई विल चेक आउट हाउ बिजनेसेस आर वैल्यूड ग्लोबली एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल लुक एट प्रॉक्सी रेशियो फॉर इंडिया। मे नॉट बी सेम, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ रेट का स्कोप ज्यादा है, अभी तक हम डेवलप नहीं है, तो लेकिन आपको सोचना नहीं रही, आपको क्वेश्चन में जो प्रिंट किया है वो देखने का, फास्ट ट्रैक है। आजा, तो तुम क्या करेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर देखेगा, जिधर भी मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा उधर लिखने का वी रिकमेंड, डोंट राइट आई रिकमेंड, वी रिकमेंड दिस कैपिटल स्ट्रक्चर सिंस मार्केट प्राइस पर शेयर इज हाईएस्ट। समझ में आया सबको? कभी कभी क्या करना पड़ता है, आरओसी का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। आरओसी का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 चीज करनी पड़ेगी। आरओसी कैसे आएगा बोलो, ईबी आईटी डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी कभी बच्चा इंटू 100, कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करो, फिर क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक टेबल बनाओ, ईबीआईटी का एक टेबल बनाओ। कभी कभी एग्जामिनर ईबीआईटी नहीं देता है, ईबीटी देता है, तो ईबीटी दिया ना, ईबीटी, ईबीटी दिया प्लस इंटरेस्ट ऐड करना डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। बच्चा नेटवर्थ नहीं लेता है, बच्चा फेस वैल्यू लेता है, गया तू काम से, रिजर्व सरप्लस को भूल मत, नेटवर्थ प्लस व्हाट, डेट प्लस प्रेफरेंसेस। कभी कभी एग्जामिनर डेट का अमाउंट भी नहीं देता है, इंटरेस्ट का अमाउंट देता है और इंटरेस्ट का रेट देता है। इंटरेस्ट अमाउंट अगर दे दिया तुमको, डिवाइडेड बाय व्हाट, माइनस बोल रहा है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, कौन तरह माइनस, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू लोन अमाउंट, और लोन अमाउंट इज इक्वल टू दिस। लोन अमाउंट ऐसे आता है, समझा क्या तुमको? हाँ, सो आरओसी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, कभी कभी आरओसी निकाल के आप ये काम करोगे। दिस इज योर टाइप 1 क्वेश्चंस। क्या करना है आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करना है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी थॉट अबाउट एट दैट इनिशियल, मतलब बिजनेस शुरू करते रहे भाई, या एक्सपांशन के टाइम पे। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो एक्सपांशन का एक्सप्लेन किया। इनिशियली कर रहे हो तो फिर इसके 2-2 बच्चे नहीं आएंगे, इंटरेस्ट एक ही आएगा। कौन सा कॉलम में आएगा, जिस कॉलम में डेट है, क्यों इंटरेस्ट आता किसके ऊपर, डेट के ऊपर। क्या डाउट है सर जी? वी ऑल्सो शो ओल्ड एंड न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, इज दिस ड्यू टू डिस्क्लोजर ओनली और फॉर एनी अदर रीजन? नो, एफएम में कई का डिस्क्लोजर, एफएम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने ओल्ड एंड न्यू अलग अलग लिखा, क्यों? अपने को अच्छा रहता ना। अच्छा, और एक चीज सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये अपना एग्जामिनर है ना, ये सी एग्जाम का खासियत है। देखो मैं बोलता हूं कैपिटल स्ट्रक्चर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर 3। सुनो, ये खतरनाक पॉइंट है। अमाउंट टू बी रेज्ड, तीनों में हम बोलते हैं 10 लाख रुपया रेज करना है अपने को। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख एग्जिस्टिंग ऑलरेडी तुम्हारे पास अमाउंट है। सुनो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अंकुश के डाउट की वजह से मेरे को याद आया। अमाउंट टू बी रेज्ड 10 लाख तीनों में रेज करना है। ऑप्शंस, यहां पर हम बोलते हैं डेट, यहां पे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और ये 10 लाख हमें कहां पे रेज करना है, इक्विटी शेयर्स, एडिशनल फंड्स है। अब प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे?
नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 10 लाख शुड बी डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर। और हमारा ससुरा एग्जामिनर बहुत सारे केसेस में इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर देता ही नहीं है। कितने शेयर इश्यू करोगे? 10 लाख रुपया तुमको चाहिए, अरे लेकिन फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10। बच्चा करता है 10 लाख अपॉन 10, 1 लाख शेयर, तो कान के नीचे खींचूंगा। क्यों? तुम्हारे करंट प्राइस ऑफ द शेयर, मैं बोलता हूं फेस वैल्यू इज 10, CMP is 35. Right now your shares are trading at 35 rupees. इसको पी रेशियो नहीं बोलते, 35/10, इसको कुछ नहीं बोलते। तुम्हारा शेयर का प्राइस कितना चल रहा है अभी? 35। फेस वैल्यू कितना है? 10। एग्जिस्टिंग है और एडिशनल शेयर्स तुमको इश्यू करने हैं। कितने पैसा चाहिए तुमको एडिशनल? 10 लाख। क्या प्राइस पे शेयर इश्यू हो गए? डिपेंड्स ना। You might issue shares at 35 or you might give some discount. शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तुम बोलते हो 35 के जगह पे हम 30 पे इश्यू करेंगे, 32 पे इश्यू करेंगे, 33 पे इश्यू करेंगे। एग्जामिनर ने प्राइस देना चाहिए। आईसीआई के लोग अगर सुन रहे हैं, बेटा प्लीज बच्चों के साथ ऐसे जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो प्लीज। ह्यूमन राइट्स। मोदी जी का कौन? निर्मला मैडम आप देख रही हो ना, थोड़ा आईसीआई को बोलो ना। वो तुमको आईआईटी में जो लोग सुसाइड करते हैं वो दिखते हैं, हमारे सीए कोर्स में सुसाइड नहीं करते लोग, क्योंकि बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमको कोई दर्द नहीं होता, अंदर बहुत होता है। हमारा क्वांटिटी कम है मालूम है, बट आईआईटी के सामने हम तो क्या चिल्लर है। हमारी तरफ भी देखो थोड़ा बहुत। एग्जाम में देते नहीं यार, बच्चा क्या करे। 10 लाख, कभी कभी आंसर इन्होंने 10 रुपए के हिसाब से लिए, कभी कभी आंसर 35 के हिसाब से लिए। सच क्या है? 35 के अराउंड आंसर हो सकता है। यू शुड टाइप द प्राइस ऑफ द शेयर है। एग्जाम में क्वेश्चन में क्या देना चाहिए? 10 लाख रुपीज यू वांट टू रेज, एट व्हाट प्राइस? प्राइस शुड बी गिवन। यू कैनॉट आस्क अ स्टूडेंट टू इमेजिन समथिंग इन द एग्जाम हॉल ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स। फिर आप एक काम करो, जो पेपर सेट करा ना उसको बोलो तू स्टूडेंट बन जा, मैं पेपर सेटर बनता हूं, रोल रिवर्स कर लेते हैं। सो एग्जाम में आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए प्रेफरेबली अगर कुछ नहीं दिया, प्लीज डू नॉट टेक फेस वैल्यू, प्लीज टेक व्हाट? करंट मार्केट प्राइस। कहीं तो लिखना, इफ इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर, if issue price of the share is not given in the question, preferably assume price close to current market price per share. Preferably assume price close to what? Current price पर शेयर। 35 के लगभग अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करके आना, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है? ईपीएस पे फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ शेयर्स अगर बदल गए ना तो आपका ईपीएस चेंज होता है, और ईपीएस चेंज हो गया तो मार्केट प्राइस भी चेंज होगा। ओके, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो, ये क्रॉस नहीं किया मैंने। ईपीएस इंटू पी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? देखो ना यार, ईपीएस इंटू पी रेशियो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द शेयर। आर यू क्लियर विद द टाइप 1 क्वेश्चंस? किसी को डाउट है? टाइप 1 क्वेश्चंस क्लियर है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, जिसमें क्या आता है? इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, चूज बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो टाइप 2 के जो क्वेश्चन ऑनलाइन, किसी को डाउट है इसके ऊपर? अंदर दर्द है पर बता नहीं सकते। हाँ मालूम है, तुमसे ज्यादा दर्द मेरे पास है। तुमको साला एक बार ही झेलना है, मेरे को हर बार ये बोलना पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज मैं इंस्टीट्यूट से सीखा हूं कि कितना भी दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, सह लेना। पेशेंस अपना इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा डेवलप करता है, बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम। तुम सीए बन गए ना, तुम्हारी जिंदगी में जो पेशेंस डेवलप करेगा ना सीए, वो कोई और नहीं डेवलप कर सकता। बहुत ज्यादा पेशेंस डेवलप कर, क्योंकि इरिटेशन का लेवल ऐसा ज्यादा होता है, ऐसा मन करता है ये फोड़ दो, लेकिन बाद में सोचता है मेरा आईपैड है, ये फोड़ के कुछ सी। तुम एक सोचो, सिंपल सोचो, तुमको बहुत अंदर गुस्सा है, कुछ है, तुम बहुत ज्यादा जाके बकोगे, कुछ करोगे, ये बोलोगे, उससे तुम्हारा ही ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है। आईसीआई को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो इंस्टीट्यूशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता? मैं बोलता हूं लेकिन मेरा अंदर ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा बढ़ भी गया तो 1-2-4 सेकंड के लिए बढ़ता है, वापस नीचे आ जाता है। तो तुम भी वही करना, कुछ कर नहीं सकते हो। इट्स इंस्टीट्यूट ने बदलना चाहिए, उसमें डाउट
है ही नहीं, बदलेंगे कब, ये डेट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। सो टाइप नंबर 2, टाइप 2 सुन लेना। टाइप 2 अच्छा है, अभी ये अच्छे टूल्स कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ने सेट किए हैं सिलेबस के अंदर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस मतलब जस्ट स्टेटमेंट बनाना है, आइदर ईपीएस या मार्केट प्राइस। टाइप 2 का क्वेश्चन आता है इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर। क्या वर्ड यूज किया मैंने? इंडिफरेंस पॉइंट। क्या है ये इंडिफरेंस पॉइंट? इकोनॉमिक्स में आपने सीखा होगा इंडिफरेंस पॉइंट। Indifference point is the amount of EBIT at which earnings per share is same between two capital structures. I repeat, it is what? EBIT. It is EBIT at which EPS is same between two capital structures. It is earning before interest and tax at which earning per share is same between two capital structures. बच्चों ये EBIT है, at which EPS is same between two structures. बच्चों अगर आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स है, 4 स्ट्रक्चर्स है, तो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या करना है? इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। सुनो, तो इंडिफरेंस पॉइंट का इजहार जो होता है, एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन किस में हो रहा है? ईबीआईटी के टर्म्स में। इंडिफरेंस पॉइंट इज ईबीआईटी एट विच व्हाट इज सेम? ईपीएस इज सेम, एट विच ईपीएस इज सेम, एट विच अर्निंग पर शेयर इज सेम। देखो ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक डायग्राम है, एक्स एक्सिस में मैं ले रहा हूं ईबीआईटी, वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, मेरे पास 2 कैपिटल स्ट्रक्चर्स है, कैपिटल स्ट्रक्चर ए, कैपिटल स्ट्रक्चर बी। कैन ईबीआईटी बी निगेटिव? यस। कैन ईपीएस बी निगेटिव? यस। इसलिए मैंने क्या किया, 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए। 4 क्वाड्रेंट समझा ना आपको? नेगेटिव। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये लाइन है ईपीएस का। मैं बोलता हूं CSA, कैपिटल स्ट्रक्चर ए। कब तक पेशेंट रहे सर? देखो बेटा, आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ट्रबल इन सीए कोर्स, आई अंडरस्टैंड। पेशेंस बहुत सारे बच्चों का गलती, कुछ बच्चे 4-5 मार्क्स से फेल होते हैं, कुछ बच्चे इधर उधर होते हैं, पेशेंस चला जाता है। लेकिन ये सिस्टम है बेटा, सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम, हाँ यू शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे बच्चे फेल हो रहे हैं आईसीए की वजह से, नहीं। आई एम नॉट सेइंग ऑल स्टूडेंट्स फेल बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूट, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल बिकॉज ऑफ institute's mistakes. You try to see, you know what mistakes ICA can do, what syllabus is there, try to adapt. There is no other solution, and if you cannot adapt, change the course. Otherwise you will get irritated and you will irritate family members will irritate you. Vicious circle. Patience रखना पड़ेगा तुमको, you have to change, you have to adapt, there is no alternative. सुन ले, ये क्या है? एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने? एक्स एक्सिस पे क्या लिया बोलो? ईबीआईटी ले लिया। कैन यू ऑब्जर्व समथिंग? दिस इज ईपीएस ग्राफ फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर ए। दिस इज ईपीएस ग्राफ फॉर अ कैपिटल स्ट्रक्चर ए। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व? दिस इज अनलीवर्ड प्लान, अनलीवर्ड प्लान या अनलीवर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। प्लान बोलो, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलो, सेम ही है। अब बोलेंगे सर कहां से समझा तुमको अनलीवर्ड? देखो ये ओरिजिन पॉइंट में से गया है। ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या है? 0 ईबीआईटी, 0 ईपीएस। ईबीआईटी 0 मतलब ईपीएस 0। अबे साला, ईबीआईटी 0 मतलब ईपीएस 0 मतलब क्या है? इंटरेस्ट 0 है। ईबीआईटी मेरा 0 है तभी भी ईपीएस 0 है, मतलब बीच में कुछ है ही नहीं ना,
बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटरेस्ट जीरो है, इसलिए ओरिजिन से जा रहा है। अब देखो ये क्या है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व, इमेजिन करने के लिए, ये कैपिटल स्ट्रक्चर बी है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर बी है। बी का मतलब क्या है, लीवर्ड प्लान है ये। कैसे लीवर्ड प्लान, ईबीआईटी जीरो, देखो ईबीआईटी जीरो इधर है, ईपीएस किधर है उसका, उसका ईपीएस इधर है। अरे आपको ग्राफ देखने आता ना, जब जीरो ईबीआईटी है तब ईपीएस उसका निगेटिव है। जिनको मालूम नहीं, इधर नीचे निगेटिव रहता है, ऊपर पॉजिटिव रहता है, इधर ये पॉजिटिव रहता है, इधर ये निगेटिव रहता है। क्योंकि अगर ये नॉलेज आपको नहीं है तो जेन्युइनली पेशेंस रख के भी फायदा नहीं है। ये नॉलेज नहीं तो पेशेंस रखे, कब तक पेशेंस रखोगे, आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। जीरो ईबीआईटी पे अगर ईपीएस निगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या है, अरे मतलब क्या है, इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट है, इसका मतलब वो क्या है, लीवर्ड प्लान। समझ आया क्या सबको? हाँ, अब और चीज समझ लो। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स का हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ईपीएस लाइन। दिस इज ईपीएस ग्राफ, लाइन बोलो ग्राफ बोलो कुछ बोलो, ग्राफ अच्छा वर्ड है, लाइन नहीं है। एक अनलीवर्ड प्लान है, एक लीवर्ड प्लान है। अब दूसरा चीजों को, ये दोनों एक दूसरे से कब मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, उधर से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करने का, जहां पर उनका इंटरसेक्शन होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर अर्निंग्स पर शेयर कांस्टेंट सॉरी सेम है। सो ऊपर देखो डेफिनेशन क्या लिखा था, इट इज ईबीआईटी एट विच अर्निंग्स पर शेयर इज सेम बिटवीन द टू कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो दिस इज द ईबीआईटी, ये जो अमाउंट है ना ईबीआईटी की, ये जो जूम की हुई है यहां पर, दिस ईबीआईटी इज इंडिफरेंस पॉइंट आईपी ए कॉमा बी, आईपी बिटवीन प्लान ए एंड प्लान बी। This is an indifference point between plan A and plan B. It is the amount of EBIT. It is amount of EBIT at which earnings per share is same. समझ में आया क्या सबको? इसका मतलब क्या है, ये इंडिफरेंस पॉइंट है, जरा ऑब्जर्व करना बेटा। इंडिफरेंस पॉइंट के पहले का ये जो जोन है और इंडिफरेंस पॉइंट के आगे का ये जो पर्पल जोन है, ग्रीन जोन में कौन सा प्लान अच्छा है और पर्पल जोन में कौन सा प्लान अच्छा है? बच्चों अगर आपका ईबीआईटी ग्रीन जोन में है तो आपको प्लान ए की तरफ जाना चाहिए। इफ यू एक्सपेक्ट योर ईबीआईटी इन व्हाट, अरे इफ यू एक्सपेक्ट योर ईबीआईटी इन green zone, if you expect your EBIT in which zone, green zone, then what, if you expect your EBIT to be in green zone, you should go for plan A, हाँ है ना। if you expect your EBIT in purple zone, then you should go for plan B. Did you notice? कैसे रे, अप टू इंडिफरेंस पॉइंट, ये देखो ये तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट है, उसके पहले कौन डोमिनेट कर रहा था, ए, उसके बाद कौन डोमिनेट कर रहा है, बी। डोमिनेट मतलब किसका ईपीएस ज्यादा है, इंडिफरेंस पॉइंट के आगे बी का ईपीएस ज्यादा है, इंडिफरेंस के पहले ईपीएस किसका ज्यादा है, ए का ईपीएस ज्यादा है। तो इंडिफरेंस पॉइंट आपको बोलता क्या है, एट इंडिफरेंस पॉइंट यू आर इंडिफरेंट, एट इंडिफरेंस पॉइंट यू आर इंडिफरेंट, क्योंकि ईपीएस दोनों का सेम है। लेकिन आफ्टर इंडिफरेंस पॉइंट, बोलो आफ्टर इंडिफरेंस पॉइंट वन प्लान डोमिनेट्स द अदर प्लान, एंड बिफोर इंडिफरेंस पॉइंट द अदर प्लान डोमिनेट्स। इंडिफरेंस पॉइंट पे आप इंडिफरेंट हो, एट ए टाइम ये दो प्लान का ही चलेगा। आप बोले सर मेरे पास तीन प्लान है, कैपिटल स्ट्रक्चर ए बी सी, तो आपको हर एक कॉम्बिनेशन का इंडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। ए बी का इंडिफरेंस अलग आएगा, ए सी का इंडिफरेंस अलग आएगा, और बी एंड सी का इंडिफरेंस अलग आएगा। सर आप बोलते सर ए और बी का अलग आएगा, सर बी और ए का क्या करेंगे? सर बी और ए का नहीं कर सकते ना, ए और बी और मतलब बी और ए सेम ही है।
इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एंड ए इज सेम. सो अगर 3 आपके पास ऑप्शन है तो कितने इंडिफरेंस पॉइंट निकलेंगे? 3. तीसरा प्लान का भी आप ग्राफ ड्रॉ करो. ठीक है, मैं 3 नहीं ले रहा, 2 ले रहा हूं. अब और एक चीज सुनना. डिड यू नोटिस समथिंग? ये जो ग्राफ है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मतलब दैट इज अ पॉइंट व्हेन ईपीएस इज 0. इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट है दिख रहा है तुमको? ये पॉइंट ये दिख रहा है तुमको? इस पॉइंट को हम बोलता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. इंडिफरेंस पॉइंट अलग है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अलग है. दिस इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फॉर प्लान बी. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 2 प्लान का नहीं होता. इट इज नॉट बिटवीन 2 प्लान्स. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑफ 1 प्लान. दिस इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्लान बी. ये ऊपर का क्या था? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्लान ए. कौन सा? ये एफ बीईपी है. दिस इज एफ बीईपी फॉर ए. वो 0 है. ओरिजिन से जा रहा मतलब 0 है. क्यों 0 है? वो अनलिवर्ड प्लान है. हाँ ना? सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. परफेक्ट. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्लान ए वो ओरिजिन से गया क्योंकि वो अनलिवर्ड प्लान है. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्लान बी ओरिजिन से नहीं गया क्योंकि वो लीवर्ड प्लान है. हम एफबीपी देखेगा, इंडिफरेंस पॉइंट भी देखेगा. तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब एडवांटेज क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट आपको बोलता है कि कौन सा प्लान कब अच्छा है. ये टाइम, अगर आपका ईबीआईटी ये जोन में है तो आपने क्या जाना चाहिए? ए को जाना चाहिए. अगर ईबीआईटी ये जोन में है तो बी जाना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स लाइक गिविंग एन एस्टिमेट टू अ फाइनेंस मैनेजर दैट दिस इज अ रेंज इन विच. कौन सा रेंज? ये ग्रीन का जो रेंज है उसमें आपने ए को जाना चाहिए. पर्पल रेंज में आपने किसको जाना चाहिए? बी जाना चाहिए. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. I hope everyone is absolutely clear on this. क्लियर है? अब निकालेंगे कैसे? इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? EBIT at which EPS is same. देखो अभी फॉर्मूला क्रिएट करते हैं. देखो मैं कैसे कर रहा हूं. मैं लिख रहा हूं EPS ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. EPS सेम होना चाहिए ना? EPS ऑफ प्लान A is equal to EPS of प्लान B. EPS of plan A equal to EPS of plan B. Do you understand this? दोनों का EPS सेम आना चाहिए. EPS सेम आने के लिए क्या EBIT होना चाहिए? अभी देखो EPS का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं. मैं क्या लिख रहा हूं? EBIT माइनस IA. IA इंटरेस्ट अंडर प्लान A. EBIT माइनस IA मतलब व्हाट? इंटरेस्ट अंडर प्लान ए. तो ईबीआईटी माइनस आई मतलब क्या हो गया? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट चला गया तो क्या रह गया? ईबीटी. ईबीटी में से टैक्स माइनस करना है. इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग टैक्स आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस टी. व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इट्स अ आफ्टर टैक्स अमाउंट. टैक्स माइनस करने के अलावा मैंने 1 माइनस सी 30% टैक्स माइनस करो या मल्टीप्लाई बाय 70% करो. आंसर ये क्या था बच्चों तुम्हारा? ये वाला चीज ईबीटी था. दिस इज ईबी. व्हाट इज दिस एवरीथिंग? ईबीटी नहीं, ईबी ईएटी अर्निंग्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ए. ए मतलब प्लान ए का प्रेफरेंस डिविडेंड ए डिवाइडेड बाय एन ए. एन ए नंबर ऑफ शेयर्स अंडर प्लान ए. पीडीए. पीडीए प्रेफरेंस डिविडेंड. अब ऐसा ही मुझे क्या करना है? राइट साइड पे लिखना है बस. ईबीआईटी माइनस आई बी इंटू 1 माइनस टी माइनस पीडीबी. पीडीबी प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर प्लान डिवाइडेड बाय एनबी. एनबी नंबर ऑफ शेयर्स. हाँ है ना? डिड यू नोटिस समथिंग? मैंने ईबीआईटी को ए या बी नहीं लिखा.
ईबीआईटी वही रखा, क्यों? वही तो ईबीआईटी ढूंढना है आपको। सारी चीज इंटरेस्ट अलग रहेगा दोनों में, क्या सेम भी रह सकता है, लेकिन नंबर ऑफ क्या कंपलसरी सेम अलग होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर शुड बी डिफरेंट, तभी जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ शेयर दोनों के सेम है तो इनका इंडिफरेंस पॉइंट कभी जिंदगी में आता नहीं। अगर इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आ रहा है मतलब वन प्लान विल ऑलवेज डोमिनेट अनदर प्लान। देखो अभी जो ग्राफ ड्रॉ किया मैंने कुछ ऐसा था ना, इसमें इंडिफरेंस था ना, क्यों था? क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट हो रहे थे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या बोला मैंने? आफ्टर इंडिफरेंस पॉइंट वन प्लान डोमिनेट्स अनदर। नॉर्मली क्या होता है मालूम है क्या? जो अनलिवर्ड प्लान है या जिस प्लान में इक्विटी ज्यादा होता है वो प्लान शुरुआत में डोमिनेट करता है। देखो अनलिवर्ड प्लान का ईपीएस शुरुआत में ज्यादा था, शुरुआत मतलब यहां पे 0 से शुरुआत हो रही है। शुरुआत में कौन से प्लान का ईपीएस ज्यादा है? अनलिवर्ड प्लान का। और बाद में किसका ईपीएस ज्यादा है? लिवर्ड प्लान का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिवरेज को बेनिफिट देने के लिए टाइम लगता है, फिक्स कॉस्ट रहता है। सिर्फ लिवर्ड प्लान में तुम्हारा ईपीएस बढ़ता है लेकिन बाद में बढ़ता है। क्यों लिवर्ड प्लान में बाद में बढ़ता है? क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है ना, वो फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। जैसे कुछ लोगों को समझने के लिए टाइम लगता है क्योंकि उनका प्रोसेसिंग स्लो हो सकता है, ग्रास्पिंग पावर स्लो हो सकता है, इट्स ओके। तो वैसे ही लिवर्ड प्लान स्लो वाला प्लान है, ये बुमराह प्लान है, ये इमीडिएटली पिकअप करता है और फिर बाद में जाके थक जाता है, राइट? तो ये शुरुआत में बहुत अच्छा पिकअप ले लिया उसने, देखो ऐसा, फिर बाद में जाके उसका स्पीड स्लो डाउन हो गई। ये क्या करता है? शुरुआत में धीरे धीरे भागता है और बाद में जाके, ये महेंद्र सिंह धोनी है, शुरुआत में स्लो स्लो खेलता है बाद में जाके मारता है। और ये अपना वीरेंद्र सहवाग है, पहले ही मारता है फिर विकेट खो देता है। सहवाग देखा होगा तुमने कभी, तो पहले बॉल पे छक्का मारने को रहता होता, हर बार वो सोचता नहीं है बजाऊंगा मैं। अभी उसके जैसा भी कोई नया वाला है कि नहीं मालूम नहीं। कौन? रोहित शर्मा। ओके, ये तुम्हारा रोहित शर्मा है। ये घटिया एक्सप्लेनेशन है बट क्या करे आजकल ऑडियंस। तो डेट प्लान को रिकवर ईपीएस ज्यादा देने को टाइम लगता है, समझा तुमको? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व करो। ए ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं आएगा। मैं आपको एक गलत ग्राफ ड्रॉ करके देखो। शैल आई टीच रॉन्ग? यस, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टीच रॉन्ग। ये गलत ग्राफ है। कैसे भाई साहब? जब तुम्हारा ईबीआईटी 0 है, तुम्हारा ईपीएस पॉजिटिव कैसे रे? 0 ईबीआईटी पे ईपीएस पॉजिटिव कहां से आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 है, ईपीएस पॉजिटिव, हाउ द हेल? मतलब इंटरेस्ट निगेटिव। हाँ, देयर कैन बी अदर इनकम। हम अदर इनकम का बात, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ईबीआईटी के बाद एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहता है, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अदर इनकम है तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये 0 ईबीआईटी है तो ईपीएस पॉजिटिव नहीं होगा। ईपीएस विल बी आइदर 0 और ईपीएस विल बी निगेटिव। ये गलत ग्राफ था, समझा तुमको? ऐसा सीए कोर्स में कभी आएगा नहीं। ऐसे देने चाहिए, 4 ग्राफ देने चाहिए। विच ऑफ द ग्राफ इज करेक्ट? एमसीक्यू, यू नेवर नो। मेरे को सिर्फ एक बार एमसीक्यू का पेपर आई से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे को आप है ना उधर, आप एक काम करो, पेपर आपका 5 नवंबर को, मेरे को 4 नवंबर को बुलाओ या 2 नवंबर को बुलाओ और उधर जेल में मेरे को बंद कर दो 4 दिन, मैं रहूंगा उधर, खाना देना सिर्फ। मैं पेपर में, आपको लगता है कि मैं पेपर शेयर करूँ ना, मैं उधर ही पेपर सेट करके देता हूँ तुमको, हाथ से लिख के देता हूँ, मेरे पास फोन मत दे दो, कुछ मत दे दो, सिर्फ बुक पढ़ने को दे दो मेरे को अंदर। मैं उधर 4 दिन रहूंगा, खाऊंगा मौज से, गया ऐसा रिजल्ट लाऊंगा ना, ऐसा क्वालिटेटिव रिजल्ट लाएंगे ना। का नहीं क्वालिटी, अरे बहुत बच्चे पास होगा। तुमको लग रहा है ना कि मैं तुमको लिटरली बोलता हूं, अगर इंस्टीट्यूट ने सारे क्वालिटेटिव पेपर सेट किए ना, ट्रस्ट मी रिजल्ट विल इंक्रीज। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, यार तुम लोग बचपन में क्रिएटिव थे, तुम्हारे मेजॉरिटी लोग जो ना बचपन में क्रिएटिव थे, जिनको बचपन में से बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी था। लाइक कल मेरे को एयरपोर्ट पे 3 घंटा फ्लाइट थोड़ा लेट हुआ, मेरे बच्चे मेरे को पूछे, उसका डेबिट कार्ड में अपना फिट कर रहा था, सो इतने कार्ड में इतना पैसा कैसे फिट होता है? उसका क्वेश्चन क्या था? कार्ड इतना छोटा है, इसमें पैसा कैसे फिट कर रहा? मतलब आई टोल्ड कि इसमें से पैसा, ये कार्ड मेरे को दे दे, तू खेल मत इसके साथ। वो कार्ड के ऊपर कैंडी का कुछ तो इमेज था, तो उसको लग गया मैं खेलूंगी इसके साथ।
मतलब बच्चे को बचपन में क्यूरियोसिटी था कि इतने छोटे कार्ड में ये डेटा कैसा, तो मैंने उसको पूरा फिर बैंकिंग सिस्टम एक्सप्लेन किया, वो चिप क्या था, पैसा मैं कमाता हूँ वो बैंक में जाता है, फिर कैसे ट्रांसफर होता है, वो सब एक्सप्लेन करते बैठा। और फिर उसका डाउट देखो, मतलब ही इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, वो कार्ड देखा उसने, कैन आई गो टू यूरोप ऑन दिस कार्ड? मैं बोला है, वीजा लिखा है उसके ऊपर। तो मैं जब उसको यूरोप लेके गया था, तो मैंने उसको वीजा के लिए, इंटरव्यू के लिए लेके गया था, तो वीजा उसको क्या था वो एक्सप्लेन किया था, और उस कार्ड के ऊपर वीजा लिखा था, वीजा वाज अ प्रोसेसिंग एजेंसी। तो फिर उसको उसने वो कलेक्ट कर लिया कि वो यूरोप जाने के लिए मेरे को वीजा लगा था, और ये कार्ड के ऊपर वीजा लगा, तो ये कार्ड भी हम इससे भी यूरोप जा सकते हैं। मतलब नहीं, वो वीजा अलग है, ये वीजा अलग है। मतलब बचपन में एक क्यूरियोसिटी, यही क्यूरियोसिटी ना 5-10 साल की बाद उसकी खत्म हो जाएगी। क्यों? वो एजुकेशन सिस्टम में जितना जितना आगे जाएगी, वैसा वैसा उसको क्यूरियोसिटी, व्यूज, ऐसे जो अभी जिंदगी देखने के ऐसे स्कोप है ना, वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हो जाएगा। और कुछ तरीके तो ऐसे हो जाते बच्चे, भाई खत्म, तू बोल रहा है ना लिख। तो वो मैं आपको सच में बोलता हूं, अगर इंस्टीट्यूट ने पेपर सच में सेट किया ना अच्छा वाला, बहुत ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी वाला बच्चा अभी भी है। मेरे को लगता नहीं कि वो बच्चा कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रटना पड़ता है यार कुछ कुछ चीजें। तो ये ग्राफ समझे ना आपको गलत क्यों था? अब देखो मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों सही है अभी। ये कैपिटल स्ट्रक्चर ए और बी है। कैपिटल स्ट्रक्चर ए और बी क्या है इसमें? ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेयर्स सेम है। जब ये नंबर ऑफ शेयर्स दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर के सेम रहते हैं ना, तो आप वो मैथमेटिक्स है यार, वो अभी मैथ्स में मत जा रहा हूं। मतलब ये रेगुलर लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, इनडिफरेंस है ही नहीं। इनडिफरेंस है ही नहीं मतलब वन प्लान विल ऑलवेज डोमिनेट अनदर प्लान, वन प्लान विल ऑलवेज डोमिनेट अनदर प्लान। समझा क्या तुमको? सो ईपीएस ऑफ प्लान है। तुमने क्या नोटिस किया इसमें? मैंने ईबीआईटी ईबीआईटी रखा, ये इक्वेशन में सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करो। और दूसरा चीज देखा क्या? टीटी सेम रखा मैंने, क्यों? टैक्स रेट कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलता। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ number of shares, if number of shares are same between two plans, then we cannot compute indifference point. We cannot compute indifference point. समझ रहा है क्या? We cannot compute indifference point. किसका मतलब क्या है? One plan will always dominate other plan. I hope everyone understood. Next, total capital must be same. वो तो हमेशा पूरे चैप्टर का पॉइंट सेम है, टोटल कैपिटल मस्ट बी सेम। तो ये क्या था बच्चों? इंडिफरेंस पॉइंट फॉर सेम अर्निंग्स पर शेयर। मैंने रेगुलर बैच के अंदर मैंने और एक चीज सिखाई होगी, अनकमिटेड अर्निंग्स पर शेयर। वो मॉड्यूल में नहीं दिया, मैं ब्रीफ में एक बार अनकमिटेड अर्निंग पर शेयर बोलता हूं। टाइप नंबर 3 यूईपीएस, ये आईस ने मॉड्यूल में नहीं दिया है। ईपीएस में लिए कमिटमेंट रहता है। ईपीएस जो होता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस कैसे आता है तुम्हारा? EAES, earnings available to equity shareholders, which is nothing but what? Okay, काम करते हैं, PAT minus PD. PD is preference dividend. This is earnings available to equity shareholder divided by what? Number of equity shares. लेकिन बच्चों इसमें दो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है। जो तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है और जो तुम्हारे पास लोन है, डेट है, वो डेट को रीपे करने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट बाजू रखना चाहिए अपने कुछ। सी, जब आपने पैट कैलकुलेट किया तो क्या माइनस हो रहा है पैट में? इंटरेस्ट माइनस हुआ या पीडी माइनस हो रहा है पैट में से। लेकिन व्हाट अबाउट प्रिंसिपल अमाउंट? मैंने लोन लिया 1 लाख का, मेरे को रीपे करना है 1,10,000। 10,000 का खर्चा आ रहा है पैट में, लेकिन 1 लाख नहीं आ रहा है ना। 1 लाख भी बाजू रखना चाहिए ना आपने। तो 1 लाख के लिए आपने कुछ तो पैसा बाजू रखना चाहिए। सो हम निकालते हैं यूईपीएस। यूईपीएस का रिपोर्टिंग नहीं होता, इट्स बेसिकली लाइक आउट ऑफ व्हाट यू अर्नड यू शुड कीप समथिंग असाइड टू मीट योर कमिटमेंट्स। ये कॉन्सेप्ट को अच्छा कॉन्सेप्ट अगर इसका बोलूं, आपने जिंदगी में इसके बारे पढ़ना चाहिए। अगर आपको कई मार्केट से पैसा कमाना है तो फ्री
कैश फ्लोज। जिंदगी चलती है फ्री कैश फ्लोज की तरफ। बिजनेसेस विच जनरेट और विच आर लाइकली टू जनरेट फ्री कैश फ्लोज आर ओनली वर्थ इन्वेस्टिंग, ऑल अदर आर कचरा ऑब्लिक भंगार कैप। अगर धंधा तुम्हारा फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है, फ्री कैश फ्लो इज कैश फ्लो और प्रॉफिट्स, कैश फ्लो है तो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इट्स अ कैश फ्लो आफ्टर मीटिंग ऑल योर कमिटमेंट। ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें क्या प्रिंसिपल का कमिटमेंट किधर है? प्रिंसिपल रिपेमेंट करना पड़ेगा ना मेरे को, तो वो कमिटमेंट ले लिया तो हम उसको बोलते हैं पीडी माइनस किया, माइनस सिंकिंग फंड बोलते हैं हम उसको। सिंकिंग फंड इज बेसिकली अमाउंट विच यू शुड कीप असाइड टू मीट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लोन आपको रीपे करना है तो उसके लिए भी आपने कुछ पैसा बाजू रखना चाहिए, वो एक्सपेंडिचर नहीं होता, लेकिन वो पीएनएल को डेबिट नहीं कर सकते। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अनकमिटेड अर्निंग्स पर शेयर, अनकमिटेड अर्निंग्स पर शेयर, सो यूईपीएस भी आता है। टाइप नंबर 4 के जो क्वेश्चन आएंगे आपको इंडिफरेंस पॉइंट समझा? हार्डली 2 टाइप बाकी है, खत्म हो गया चैप्टर। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अभी हमने ऊपर क्या किया था रे? अरे ऊपर क्या किया था हमने? इंडिफरेंस पॉइंट किया था। इंडिफरेंस पॉइंट क्या है? इट वॉज EBIT एट विच EPS इज सेम। EPS इज सेम बिटवीन टू प्लान्स। इंडिफरेंस पॉइंट, जब भी आप इंडिफरेंस पॉइंट निकालते हो ना, इंडिफरेंस हैज टू बी बिटवीन टू प्लान्स। इंडिफरेंस कैनॉट बी फॉर वन प्लान। FBP is for one plan. FBP is never ever for two plans. FBP is never ever for two plans. Financial break-even point. क्या बोला मैंने? Financial break-even point. Observe करना. FBP. What is FBP? FBEP, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, फॉर्मूला लिखने के पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो। FBEP इज अमाउंट ऑफ EBIT एट विच EPS is 0. At which EPS is equal to 0. It is not for two plans, huh? Indifference point was for two plans, but FBEP is not for two plans. FBEP is for one plan only at a time. FBEP is one plan only at a time. Amount of EBIT at which earnings per share is equal to 0. है ना? So, amount of EBIT at which earnings per share is equal to 0. थैंक यू। अब सुन लो, ये समझा तुमको? FBEP किसके लिए आएगा? एक एक प्लान के लिए आएगा। इंडिफरेंस पॉइंट एक प्लान के लिए आएगा कि नहीं? इंडिफरेंस पॉइंट इज बिटवीन टू प्लान्स, इट्स लाइक इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे। अब सुनो, FBEP किधर था देखा तुमने? FBEP was when the graph was cutting x axis। ये देखो ना, ये ग्राफ x एक्सिस को जब कट कर रहा था ना, x एक्सिस को जब कट कर रहा था, तब मैंने क्या बोला उसको? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोला। ये ग्राफ जब x एक्सिस को कट हो रहा था, तब मैंने उसको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोला। आर यू क्लियर विद दैट? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोला मैंने ये जब जा रहा था, तो दिख रहा तुमको ना? मतलब क्या है? हमें EBIT कमाना है जिसपे EPS 0 हो जाए। EPS का लाइन है 0 हो जाए, ठीक है? मतलब मेरे को क्या करना है? मेरे को सारे फिक्स कॉस्ट कवर अप करने हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? आपका प्रॉफिट उतना ही होना चाहिए जितने आपके फिक्स कॉस्ट है। अब देखो, FBEP किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? EBIT। देखो सुनो सुनो, मेरे फिक्स कॉस्ट कितने होते रहे? 2। कौन से फिक्स कॉस्ट होते? 2 फिक्स कॉस्ट होते हैं। कौन से 2 फिक्स कॉस्ट होते हैं? फिक्स ऑपरेटिंग एंड फिक्स फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग का तो मेरे को सोचना नहीं है, क्यों? हमें EBIT के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ना। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट EBIT के पहले ही आते हैं, वो छोड़ दो, गए भाड़ में। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितने हैं? 2। कौन से? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड।
प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल। मेरे को 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है, 2 लाख के इंटरेस्ट के लिए मैंने कितना कमाना चाहिए? 2 लाख। मैंने कितना ईवीआईटी कमाना चाहिए 2 लाख के लिए? 2 लाख। तो एफबीपी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट प्लस मेरे को 3 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। 3 लाख के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए क्या करना है? 3 लाख का अगर मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, 3 लाख के लिए अगर मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो मेरे को कमाना कितना पड़ेगा? 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा? 3 लाख से ज्यादा। कैसे? अभी अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैंने। प्लस क्या आएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 माइनस टी। आ गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब तुमने इंटरेस्ट के लिए 2 लाख का 2 लाख कमाना चाहिए तुमने, फॉर एग्जाम्पल, और प्रेफरेंस डिविडेंड तुम्हारा 3 लाख है। 3 लाख को डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 टैक्स रेट अगर अज्यूम करो, तो 2 लाख प्लस, ये बोलो आंसर, 6 लाख 4,28,571 इज इक्वल टू 628,571। 628,571। व्हाट इज 628,571? बोलो बोलो। इतना तुम्हारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब इतना ईबीआईटी तुमने कमाना चाहिए ताकि तुम्हारा अर्निंग पर शेयर क्या होए? 0 होए। तो 0 हो जाएगा। क्या समझो आपको? इंडिफरेंस पॉइंट इज बिटवीन 2 प्लान्स। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज फॉर ईच प्लान सेपरेटली। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वी कैलकुलेट सेपरेटली फॉर ईच प्लान। यू डोंट कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 2 प्लान्स एट ए टाइम। प्लान ए का ब्रेक इवन पॉइंट अलग, प्लान बी का अलग, सी का अलग। तो इससे आपको क्या आइडिया मिलता है? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है? उतना तो मेरे को कमाना चाहिए। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन में उससे कम कमाऊंगा तो तुमने एक्सपेंशन ही नहीं करना चाहिए, तुमने फंड सीरीज नहीं करने चाहिए, तुमको तुम्हारा बिजनेस मॉडल वापस इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टेड टू अर्न बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, why the hell are you raising a funds? Why the hell are you doing a business? There is no point in doing a business if you are not able to earn equal to break even point. Logically you should be earning more than the break even point ना? ये और एक चीज, ये देखो, ये जो ग्राफ था इसमें मैंने क्या बोला? अनलिवर्ड प्लान। ये लॉजिक अच्छा था एक्चुअली यार। अनलिवर्ड प्लान इज लाइक whom? रोहित शर्मा। क्यों रोहित शर्मा बोला मैंने? शुरुआत में बहुत अच्छा काम करता है लेकिन बाद में जाके क्या होता है? बाद में जाके वो स्लो डाउन होता है ना? और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर बी जो है वो क्या है? ये महेंद्र सिंह धोनी है। शुरुआत में स्लो जाता है लीवर्ड प्लान और बाद में बढ़ जाता है। इन दोनों का इंडिफरेंस कहीं तो है। कहने का मतलब यह है कि लिवर्ड प्लान में क्या होता है? शुरुआत में तुमको ईपीएस निगेटिव रहता है लेकिन बाद में बहुत ज्यादा स्पीड। लिवरेज का फायदा जो है ना एक लेवल आने के बाद होता है। फिक्स कॉस्ट का फायदा हमेशा क्या होता है? एक लेवल के बाद होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है ना। ये तुमको धंधा नहीं समझाना, तुमने धंधा नहीं करना चाहिए। और तुमने जॉब भी ऐसे रोल का करना चाहिए जिधर कंप्लायंस है, जिधर बिजनेस रोल नहीं है। ये बहुत बिजनेस का बेसिक लॉजिक है। मेरा फिक्स कॉस्ट, जिस किसी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट रहता है, फिक्स ऑपरेटिंग या फिक्स फाइनेंशियल, वो रिकवर करने के लिए, वो मीट करने के लिए कुछ तो टाइम लगता है, लेकिन वो एक बार हो अचीव कर लिया ना तो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रोथ होता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। दिस इज वेरी सैड बट दिस इज अ रियलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। Wealth grows much faster once you achieve certain level of income या certain level of wealth. वॉरेन बफेट ने जो वेल्थ कमाया है, मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ इज अर्नड इन द लास्ट 10-20 years ऑफ हिज लाइफ, नॉट इन द इनिशियल एज। क्योंकि एक लेवल अचीव हो गया तो द रेट एट विच यू कैन ग्रो इज वेरी वेरी फास्ट। आप बोलेंगे क्यों सर? एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, प्लस एक बार आप रिच बन गए तो आपको पैसा और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज इजीली आपको इनिशियल लेवल पे अवेलेबल नहीं होते हैं, वो हायर लेवल पे वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं। लाइक अभी फॉर एग्जांपल पेटीएम का बिजनेस ट्रबल में है, पेटीएम बहुत गंदे ट्रबल में है। पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वो बहुत सस्ते प्राइस पे, थ्रोवे प्राइस पे पेटीएम बेच सकता है, लेकिन वो थ्रोवे प्राइस भी 1,000-1,500 करोड़ रहेगा, या 2,000 करोड़ रहेगा, या 5,000 करोड़ रहेगा। वो आपके लिए, लेकिन उसका फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि पेटीएम के पास 15-16 करोड़ कस्टमर्स है लगभग।
तो वो बिजनेस की वैल्यू अगर मैं बोलूं 3,000 करोड़ है, वो 3,000 करोड़ आज पेटीएम वही बिजनेस 1,000 करोड़ में बेचने को तैयार है। ये सिर्फ रिच आदमी खरीद सकता है, मुकेश अंबानी खरीद सकता है। रूमर आया था बीच में कि जियो विल बाय, क्यों? क्योंकि जियो के पास पैसा है। तो सो बेसिकली एक आपको ये कंसेप्ट समझना, फिक्स कॉस्ट जो है, एक फिक्स कॉस्ट, कैसे फिक्स कॉस्ट एक बार रिकवर हो गया तुम्हारे, एक बार वो कॉस्ट रिकवर हो गया, तो द स्पीड एट विच योर प्रॉफिट ग्रोज इज मच फास्टर। आपने इस कॉन्सेप्ट को मैथ्स में किया होगा, रिलेशन मतलब कॉन्वेक्सिटी के अंदर, आई नो छोड़ो, डिस्प्रोपोर्शनेट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहते ना। लाइक यही चीज होने वाला है। मैं आपको ट्रस्ट करो, अगले 10-15 साल में इंडिया में क्या होने वाला ना, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होने वाला है। जो फॉर एग्जांपल जो अपना जीडीपी है, इंडिया का जीडीपी राइट नाउ वी आर वेरी क्लोज टू $4 ट्रिलियन नॉमिनल जीडीपी के अंदर। हाउ मेनी ट्रिलियंस? 4 ट्रिलियन। द टाइम दैट वी टुक टू अर्न 4 ट्रिलियंस, to reach to 4 trillion level was 75 years since independence. Mark my words, next 15 years will double this. आप बोले मतलब 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद हम लगभग $8 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। 15-16 साल के अंदर रेट देखना पड़ेगा एग्जैक्ट कैलकुलेट करके। Why? Now the growth rate will be, it's basically base size is much bigger na, even if you grow at 10-11%, the base size is much हायर। बेस इफेक्ट होता है क्योंकि लोगों की जो जरूरतें होती है, फिक्स कॉस्ट, लाइक आदमी का इनकम लेवल बढ़ गया, कुछ फिक्स कॉस्ट, खाना उतना ही खाएगा। इनकम लेवल बढ़ गया, नहीं अभी मैं ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वही चीज होता है बिजनेस में, एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया ना, वंस यू रिकवर यूर फिक्स कॉस्ट, बेटा द ग्रोथ इज मच फास्टर। तो ये चीज समझना चाहिए, इंडिफरेंस पॉइंट्स है। आई होप एवरीवन गॉट इट। इंडिफरेंस पॉइंट आ गया तुमको, ब्रेक इवन पॉइंट समझ गया, दोनों का डिफरेंस समझ गया। लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, टाइप नंबर 5 क्वेश्चन। मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस नहीं लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज वाले वो आएगा आगे। ये टाइम पास टाइप है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ये जो टाइप 1 है ना, उसको ही बोलते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। क्या करना है, अलग अलग ईबीआईटी। फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया था बोलो? फर्स्ट टाइप में हमने सेम ईबीआईटी लिया था, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने सेम ईबीआईटी लिया और ईपीएस निकाला। ऐसा नहीं करने का भी। आपको ईबीआईटी 5 लाख, ईबीआईटी 10 लाख, ईबीआईटी 20 लाख, ईबीआईटी 25 लाख, दे विल गिव यू डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ईबीआईटी एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट ईपीएस फॉर ईच कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे। ईबीआईटी 5 लाख, उसके अंदर 3 प्लान्स। ईबीआईटी 10 लाख, कैपिटल स्ट्रक्चर एबीसी। ईबीआईटी 25 लाख, capital structure A, B, C. So examiner will give you different EBITs and ask you to calculate EPS for each capital structure. बच्चों please remember, number of columns will be too many for this kind of questions. ये type 5 का question आ गया, number of columns will be too many because there will be multiple EBIT and for each EBIT there will be multiple capital structures. और एक चीज मेरे को बोलना चाहता हूं, लॉस, पीबीटी निगेटिव आ गया तो क्या करने का? पीबीटी इज निगेटिव, एग्जाम में कभी कभी आता है बहुत बार। पीबीटी इज निगेटिव का मतलब क्या है? लॉस है, तो क्या करोगे? डिपेंड्स। 2 सिचुएशंस है, लॉस इज सेट ऑफ, दैट इज लॉस। क्वेश्चन में तुम्हारा पीबीटी निगेटिव आ गया, ईबीआईटी पॉजिटिव है या ईबीआईटी भी निगेटिव रह सकता है। पीबीटी निगेटिव आ गया तो लॉस इज सेट ऑफ इन सेम ईयर। और दूसरा आता है लॉस इज कैरीड फॉरवर्ड। अभी आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ तो हिंट दिया रहेगा क्या करना है। कुछ नहीं किया तो आपको बाय डिफॉल्ट यू शुड अज्यूम लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शन। कुछ नहीं दिया तो आपने, मैं ये बोल रहा हूं डिफॉल्ट अजम्पशन। लॉस इज सेट ऑफ इन विच ईयर? सेम ईयर। लेट मी एक्सप्लेन विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। पीबीटी यहां पे मैं बोल रहा हूं 3 लाख निगेटिव है और मेरे को लॉस क्या करना है? सेट ऑफ करना है। 3 लाख का लॉस है ना, लेस टैक्स माइनस टैक्स 90,000। मैं 30% पे टैक्स ले रहा हूं, लेकिन वो टैक्स में ब्रैकेट में लिखूंगा।
90,000 एक्चुअली टैक्स पे नहीं हो रहा है, टैक्स सेट ऑफ मिल रहा है। ये 3 लाख का लॉस जो है, मैं मेरे दूसरा कोई तो इनकम रहेगा उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करूंगा। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरा और दूसरा प्रोजेक्ट भी रहेगा कुछ, और वो दूसरे प्रोजेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, कुछ तो प्रॉफिट कमा रहा हूं। देयरफॉर पैट आपको दिखाना है 2,10,000 लॉस, आपका लॉस कम हो गया, बिकॉज दैट 90,000 इज नॉट टैक्स पेड, 90,000 इज टैक्स शील्ड। अकाउंट्स में जाके इसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स असेट। 90,000 को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स असेट। यहां पे मैं पीबीटी बोल रहा हूं 3 लाख निगेटिव, यहां पे मैंने कितना बोला 3 लाख निगेटिव, लेस टैक्स 0, देयरफॉर पैट 3 लाख। निगेटिव का निगेटिव रहेगा, लेकिन ये ईयर तुम्हारा 1 है। फॉर एग्जांपल ईयर 2 में जाके मैं क्या कर लूंगा, सेट ऑफ कर लूंगा। ईयर 2 में मेरा प्रॉफिट हो गया 5 लाख, ईयर 2 में प्रॉफिट कितना हो गया 5 लाख। अब मैं अगले साल टैक्स 5 लाख पे नहीं भरूंगा, 2 लाख पे भरूंगा। 2 लाख का 30% मतलब 60,000 का टैक्स आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया 4,40,000। और यहां पर क्या होगा, ईयर 1, ये तो ईयर 1 था, सॉरी इधर जगह थोड़ा सा सुन लो ठीक से। देखो अभी ऑब्जर्व करो, ये मेरा ईयर 2 है। इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो इस वाले सिचुएशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लॉस इज सेट ऑफ इन द सेम ईयर। अगले साल 5 लाख के ऊपर तुमको 1.5 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों 1.5 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा, तुमने 90,000 का टैक्स शील्ड ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ले लिया तुमने, तो पैट कितना आएगा उधर 3.5 लाख। तुमको अगर थोड़ा बहुत अकल है, भगवान ने दिया हुआ, तुमने अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, दोनों साल का टोटल ले लो, तुम्हारा पैट 1,40,000 है पॉजिटिव। इधर भी कितना है 1,42,000 ही है, 1 लाख। 2 साल का इफेक्ट सेम रहेगा, लेकिन ईयर बाय ईयर अमाउंट अलग रहेगा। व्हाई इज ईयर बाय ईयर अमाउंट डिफरेंट, ईयर बाय ईयर अमाउंट इज डिफरेंट बिकॉज टैक्स शील्ड कौन से ईयर में आप लॉस सेट ऑफ कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट केस में मैंने लॉस कब सेट ऑफ किया, फर्स्ट ईयर में। सेकंड केस में लॉस कब सेट ऑफ किया, सेकंड ईयर में सेट ऑफ किया। कौन सा सिचुएशन अच्छा है, मैं धंधे वाला आदमी हूं, मैं सिचुएशन 1 को जाऊंगा हमेशा। वाई, सिचुएशन 1 में लॉस जितना जल्दी सेट ऑफ करो उतना अच्छा, क्योंकि टैक्स आउटफ्लो कम हो गया तुम्हारा। टैक्स जितना जल्दी सेट ऑफ करो उतना अच्छा। क्यों, मैं 90,000 कम टैक्स भर रहा हूं फर्स्ट ईयर में, इधर क्या कर रहा है, सेट ऑफ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इधर वाले इसमें क्या मिल रहा है, सेट ऑफ मेरे को सेकंड ईयर में मिल रहा है। लॉस का सेट ऑफ जितना जल्दी मिले उतना अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसीलिए गवर्नमेंट जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है या प्रॉब्लम्स आता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है कि इस पीरियड में अगर आपने मशीनरी खरीद लिया या ये एक्सपेंडिचर इंकर किया, तो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके टॉप पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब क्या रहता है, जो आगे मिलने वाला डेप्रिसिएशन है वो जल्दी दे दे। जो ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में जो डेप्रिसिएशन है उसको जल्दी मिलता है। एडिशनल को कुछ लोग एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। वो इकोनॉमी में स्लो डाउन को आपको पुश करना है। इसलिए मैं बोला, निर्मला मैडम अगर आप मेरा लेक्चर सुन रही हो, या बीजेपी भक्त आप लोग सुन रहे हो, या बीजेपी के भक्त छोड़ दो, या बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स है जो भी है, प्लीज गवर्नमेंट को ये सजेशन देना, अच्छा होगा, मतलब देश के लिए अच्छा होगा, इकोनॉमी भागेगा, अपने लिए भी अच्छा होगा। मतलब यू शुड बूस्ट द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बूस्ट करने का तरीका क्या है, टैक्सेस कम करो लोगों के, ऑटोमेटिकली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है। रिड्यूस द टैक्सेस। अब बोलेंगे जो टैक्सेस हमारे यहाँ पे ज्यादा है क्या, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे टैक्सेस कम है, लेकिन लोगों को जो लग रहा है ना टैक्स रिड्यूस करके टैक्स कलेक्शन कम होगा, नहीं, टैक्स रिड्यूस करके टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। अब बोलेंगे हैं, हाँ इनकम टैक्स तुम कम करोगे लेकिन लोगों का स्पेंडिंग बढ़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हो गए। टैक्स टू जीडीपी रेशो देखना होता है। आई हैव सीन सो मेनी इडियट्स हु टॉकिंग इंडिया में इतना ज्यादा इनकम टैक्स रेट है, गधे, वो नहीं देखने का रहता है। टैक्स टू, हाँ इंडिविजुअल लेवल पे चलो तुमको ज्यादा लगता होगा, तेरा प्रॉब्लम है वो। तुम कलेक्टिव लेवल पे देखो, इंडिया में अभी भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है। डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स डिवाइडेड बाय योर जीडीपी अगर लोगे तो हमारे यहाँ पे रेट अभी भी टैक्स का बहुत कम है इंडिया में। ओवरऑल टैक्सेशन अगर आप देखोगे तो
बहुत सारी चीजें अपने यहाँ पे बहुत कम रेट है। अभी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा इनकम ज्यादा है तो तुम भरना पड़ेगा ज्यादा टैक्स, ऑप्शन नहीं है। बट इफ यू कंसिडर इंडिया में आज भी ओवरऑल टैक्स रेट बहुत कम है, तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स का रेट थोड़ा सा कम करना चाहिए। उससे क्या होगा, स्पेंडिंग बढ़ेगा। अगर स्पेंडिंग बढ़ गया, अब इसका कोई एफएम से लेना देना नहीं है, बट मैं बेसिक पॉइंट क्या करना बता चाहता हूं, टाइम वैल्यू अपनी, जितना जल्दी टैक्स का सेट ऑफ मिले उतना अच्छा, हाँ है ना। सो आर यू क्लियर? सो मैंने सारे टाइप्स कवर अप कर लिए, मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज कवर अप नहीं किए। सो टुमारो विल बी डिस्कसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज एंड cost of capital. Tomorrow we'll meet again at the same time, 3 o'clock, right? So afternoon 3 o'clock. Bye bye. ऑनलाइन पब्लिक 3 o'clock को वो शेड्यूल हो जाएगा, कल आ जाना। कल कैपिटल थियरीज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेंगे हम। बाय बाय।